गया होगा, क्लास नहीं चल रही है सर। अरे चल गई होगी, देखो देखो मैं आ गया, मैं आ गया। गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। वेलकम अगेन, वेलकम अगेन, वेलकम इन मोल कॉन्सेप्ट क्लास। गुड इवनिंग हो गया, चल गुड इवनिंग सही भाई को। सर नहीं होता है, लाइव 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 आ रहा है बेटा, विजिबल ऑडिबल नहीं है। नहीं, आवाज भी आ रही होगी, आवाज आ रही है बच्चों? आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही होगी बेटा। आपकी साइड से कोई प्रॉब्लम, हमारी साइड से प्रॉब्लम नहीं है बेटा। जय श्री राम। आ जाओ, वेलकम वेलकम वेलकम। अच्छा बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो ठीक है। अब देखो मेरे बच्चों, हमने लास्ट क्लास में एक होमवर्क दिया था, आपको याद होना चाहिए। शीट दी थी मैंने आपको सॉल्व करने के लिए। उसमें एक्सरसाइज नंबर 1 में प्रॉब्लम दिए थे। यस, उसका भी डिस्कशन करेंगे। और बता दूं, नेक्स्ट वीक के लगभग एंड में, आराम से सुनना मेरे बच्चों, नेक्स्ट वीक के एंड में आराम से सुनना, हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका नाम है कंसंट्रेशन टर्म्स, उसको स्टार्ट कर देंगे। तो उससे क्या होगा, आपका इस चैप्टर में इंटरेस्ट भी ज्यादा आना शुरू हो जाएगा, और उसमें काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स कवर होती हैं जो आपको जेई मेन और एडवांस में प्रॉब्लम्स आते हैं, उनमें भी काफी हेल्प होती है। ठीक है ना? अभी हमारा बेसिक जो पार्ट चल रहा है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं आने वाले पार्ट को। हाँ, हालांकि इस पर बेस प्रॉब्लम भी एग्जाम में आती है, बिल्कुल सही बात है, बट कंसंट्रेशन टर्म पर प्रॉब्लम ज्यादा आ सकती है। ठीक है ना? ओके। सर होमवर्क पूरा नहीं हुआ है तो मैं क्या करूं? नहीं हुआ तो मैंने तो दिया था। हमारे यहाँ बारिश हो रही है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है सर। ओके ओके ओके। तो मैं आपको डिस्कशन भी करेंगे। आज हम एक डिफिकल्ट सब टॉपिक पर जा रहे हैं। लास्ट क्लास में मिक्सचर एनालिसिस की बात कर रहे थे, आप बोलोगे हाँ कर तो रहे थे सर। अब कभी कभी क्या हो सकता है बच्चों, दो ही एलिमेंट हों और उनके एक से ज्यादा प्रोडक्ट बने। ठीक है? तो उनका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उस मिक्सचर का एनालिसिस कैसे करेंगे, वो अब हम सीखेंगे। तो ये पार्ट डिफिकल्ट है, इसमें कंसंट्रेशन अच्छा रखते हुए पढ़ना, कमेंट ज्यादा ना करें। अरे भाई प्रॉब्लम बाद में बताऊंगा, प्रॉब्लम बाद में रे बाबा, अभी डिस्कशन नहीं, पहले पढ़ लो। ठीक है? तो पहले हम पढ़ेंगे, नहीं तो पता लगा क्लास डिस्कशन में बहुत सारी चली गई है ना। एसी चल रहा है कि नहीं चल रहा है यार? वही यार, एक मिनट बच्चों, चेक कर रहा हूँ एसी। एसी तो चल रहा है। हाँ। थ्योरी स्ट्रॉन्ग कैसे करूं? मेरे सारे नोट्स दोबारा पढ़ो मेरे बच्चों, सारे नोट्स दोबारा पढ़ ले जो पढ़ाए, वही उसी थ्योरी से तेरा काम हो जाएगा। उसके अलावा सपोर्ट पर जो मैंने अपनी बुक में थोड़ी सी इनिशियल थ्योरी दे रखी, वो पढ़ ले, एनसीईआरटी पढ़ ले, बहुत है बेटा। क्लास नोट्स मेरे काम आएंगे आपको जेई मेन एडवांस क्रैक करने में। ठीक है? चलिए आइए बच्चों, तो अब हम एक अलग सेक्शन में चलते हैं, जिसमें क्या खास बात है सर, कि दो सब्सटेंस हों, दो आपके पास एलिमेंट होंगे, ये आपस में कंबाइंड होकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे। तो उसकी उस समय हम किस तरीके से उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, पहले हेडिंग समझे आराम से। व्हेन टू रिएक्टेंट्स, व्हेन टू रिएक्टेंट्स व्हेन टू रिएक्टेंट्स, या टू एलिमेंट्स लिख दो बेटा, एक ही बात है। व्हेन टू एलिमेंट्स, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइंड एंड फॉर्म्ड टू प्रोडक्ट्स। ठीक है? फॉर्म टू प्रोडक्ट्स, तो उसका कैलकुलेशन सर हम कैसे सीख सकते हैं ना, उस पर बात करेंगे आज हम। ओके। अब इसमें क्या है बेटा, देखो, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, आराम से सुने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये भी ठीक है, या आप कुछ और भी ले सकते हैं, सोडियम और ऑक्सीजन ये भी ठीक है। तो इनके दो प्रोडक्ट बन सकते हैं सर। जैसे इन दोनों से आपके सब्सटेंस बनते हैं फेमस सीओ और CO2, आप बोलोगे यस सर। तो इसको सीखना है आपको कि सर कौन से सिचुएशन में हम
उन एलिमेंट से कितने मोल लें कि दोनों प्रोड्यूस हों। ये आज का डिफिकल्ट पार्ट रहेगा जो आपको बहुत आराम आराम से सीखना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। हा सर केमिस्ट्री डिफिकल्ट लग रही है सर। केमिस्ट्री अगर डिफिकल्ट लग रही तो इसका मतलब मामला गड़बड़ है, ठीक है ना, क्योंकि ओपन बोलता हूं इस तरह की केमिस्ट्री जो कैरियर बिल पर है वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी इंडिया में। चले जाओ आप कहीं भी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना, ठीक है ना। तो ये दिक्कत वाली बात है, इसका मतलब आपके एफर्ट बहुत कम है, वरना केमिस्ट्री तो आईआईटी जेईई के हिसाब से एक इंटरेस्टिंग पार्ट है ना। चलिए, H और O से बच्चों प्रोडक्ट बन सकते हैं, H2O एंड H2O2, ये भी सही है। सोडियम और ऑक्सीजन से जैसे Na2O बन जाए मेरे बच्चों, या Na2O2 बन जाए, तो इस तरीके से आपके पास कोई दो एलिमेंट का ऐसा कॉम्बिनेशन हो जिससे, जैसे फास्फोरस ऑक्सीजन से दो प्रोडक्ट बन जाए, सल्फर ऑक्सीजन से बन जाए दो प्रोडक्ट, SO2 SO3, इस तरीके से। तो अब हम ये दो एलिमेंट कार्बन और ऑक्सीजन मान लो लेते हैं, ये थर्मोकेमिस्ट्री में स्पेशली काम आएगा जब CO CO2 की हम बातें करते हैं। तो ये अच्छा एग्जाम्पल है। और भी कोई एग्जाम्पल लिया जा सकता है कि सर अब मुझे सीखना है कि मैं कार्बन और ऑक्सीजन को किस तरीके से लूं कि दोनों बने, एक ना बने, क्या बने, दोनों बने। तो इसके लिए आराम आराम से अपन बात करेंगे। तो ये एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं कि सर ये क्या हम कार्बन ऑक्सीजन को कुछ इस तरीके से ले सकते हैं कि मुझे मिक्सचर का फॉर्मेशन हो, मतलब हमें CO और CO2 दोनों मिले, तो उसको आज हम लर्न करेंगे, ठीक है। आराम से हेडिंग डाल लीजिए और लिख लीजिए। अब मैं इसके ऊपर आता हूं मेरे बच्चों, लिख लिया होगा आपने। शीट नहीं मिली, गलत बात बोल रहे हो। शीट नहीं मिली, गलत बात बोल रहे हो। शीट कैरियर बिल के ऐप पर है, बच्चों ने सॉल्व करना शुरू कर दिया। लास्ट क्लास में हमने शीट का डिस्कशन भी किया था बच्चों, यस और नो। तो ये दिशांक ने गलत लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है ना, ठीक है ना सर। ओके चलो ठीक है, अब चलिए आगे बढ़े। सर बोर्ड में 83.4% मार्क्स आए। सर प्लीज कुछ बोलिए। मैं क्या बोलूं बेटा, ठीक है आ गए, अच्छी बात है, और मेहनत करो। बोर्ड में 83% को ज्यादा नहीं मानते हैं, ठीक है ना। सो जस्ट डू हार्ड वर्क, ओके। चलो अब देखो मेरे बच्चों, इस पे जाने से पहले इधर आओ। अब देखो, एक है कार्बन, आप बोलोगे यस सर। कार्बन की ऑक्सीजन के से रिएक्शन से मेरे बच्चों बनता है CO, ये भी ठीक है। और कार्बन की ऑक्सीजन से रिएक्शन हो तो CO2 भी बनता है। आपको यह समझना है कि दोनों के लिए ये दोनों कंपाउंड बनते हैं, दोनों के लिए ऑक्सीजन और कार्बन ही कांस्टेंट एलिमेंट है, लेकिन इन दोनों में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, ठीक है ना। ओके, तो इन दोनों में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट अलग अलग। जैसे आराम से देखिए, अगर मैं मेरे बच्चों इसका 1 मोल लेता हूं, आराम से देखें, इसका 1 मोल लेता हूं और इसके 0.5 मोल लेता हूं, तो आप ये समझोगे कि ऐसा करने से इसके 1 मोल बन जाते हैं सर। बहुत बढ़िया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की एक्चुअल में कम सप्लाई करने से, लिमिटेड सप्लाई करने से बनता है। अगर आप थोड़ा ऑक्सीजन और दे देंगे, तो मान लीजिए अगर आपने 1 मोल कार्बन लिया और एज पर स्टोइकियोमेट्री 1 मोल ऑक्सीजन लिया, तो रिएक्शन एंड होने के बाद आपको 1 मोल CO2 बनेगा मेरे बच्चों। आप बोलोगे ठीक है सर। तो आपको पहले यह समझना है कि इन दोनों रिएक्शन में कार्बन के मोल सेम है मेरे बच्चों। आप बोलोगे यस सर, 1 1। अब इन दोनों के लिए रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की अलग अलग है मेरे बच्चों। एक में कितनी है 0.5 और एक में कितनी है 1। तो अभी मैं हिंट दे रहा हूं, फिर अभी आराम आराम समझाऊंगा, लिखा भी दूंगा। अगर आप कभी भी ऑक्सीजन को 0.5 और 1 मोल के बीच में लेंगे, कितना, कार्बन के मोल्स वही 1 लो, लेकिन अगर ऑक्सीजन के मोल्स अगर आप 0.5 से 1 के बीच में अगर लेते हैं, तो आपको CO और CO2 दोनों बनेंगे। कैसे बनते हैं वो तो मैं सिखाऊंगा अभी आपको, अभी सुनना है केवल। तो दोनों जगह ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट देख लो। एक बात ध्यान रखें, कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि सर मैंने 1 मोल कार्बन लिया और 1 मोल ऑक्सीजन लिया, लेकिन उसने पहले क्या गलती से CO बना दिया। तो एक्चुअल में आप आगे जाके थर्मोडायनामिक्स वगैरह पढ़ोगे, CO से भी स्टेबल प्रोडक्ट CO2 होता है। तो होता क्या है कि CO और O2 साथ में नहीं रहेंगे, वो CO2 बन जाएगा। तो एक्चुअल में 1 मोल कार्बन और 1 मोल ऑक्सीजन लोगे तो 1 मोल CO2 बनेगा। ये जिस पार्ट पर मैं बात कर रहा हूं वो जरा सी भी कंसंट्रेशन जिसकी खराब होगी, बच्चा जो बहुत पुअर साइड पर है या पढ़ाई लिखाई कम करता है या बहुत एवरेज तरीके से पढ़ रहा है, उनके लिए डिफिकल्ट चीजें हैं। तो इसलिए कंसंट्रेटेड होकर इसको सुनना है ताकि ये डिफिकल्ट पार्ट आपको आराम समझ में आ जाए।
ये दो अलग अलग रिएक्शन है, दोनों में कार्बन के मोल सेम है। एज पर स्टोइकियोमेट्री अगर आप इतने इतने मोल्स ऑक्सीजन के लोगे तो ये दोनों बनेंगे, ये बात तो सही है। लेकिन सर दोनों कब बनेंगे, वही मैं आपको बता रहा था अभी। दोनों तब बनेंगे जब आप 0.5 से 1 मोल के बीच में अगर ऑक्सीजन के लोगे तो दोनों बनते हैं। कैसे, वो तो मैं अभी कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा। अब सुनो, मान लीजिए किसी बच्चे ने इसी रिएक्शन को ऐसे कर दिया 2 स्टेप में। कैसे, आराम सुनो। मैंने बोला मैंने कार्बन के मोल्स 1 लिए बेटा और ऑक्सीजन के मोल्स भी 1 लिए। तो मैंने क्या क्लेम किया अभी बेटा, मैंने क्लेम ये किया कि सर 1 मोल CO2 बनेगा। क्या बनेगा, 1 मोल CO2। आराम से देख लीजिए, 1 मोल कार्बन, 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल CO2 बनेगा। ये एकदम सही है। और अगर आप ऑक्सीजन कम लोगे 0.5 1 के रेस्पेक्ट में, तो इसको रिक्वायरमेंट कम ऑक्सीजन की है, लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई करिए तो ये बनेगा। अब मान लो एक बच्चे ने इसी रिएक्शन को ऐसे लिख दिया, सपोज जिसको कम पढ़ना हो इसको ना पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। तो C प्लस हाफ O2 कन्वर्टिंग इनटू CO, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं आपको। अब क्या होगा मेरे बच्चों कि आपने जो CO बनाया है ये, तो होता है क्या है मेरे बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन साथ में नहीं रहते हैं, वो इजीली CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब क्या होगा, मान लो एक बच्चे ने ऐसे लिख दिया सर 1 मोल और ये आपने लिखा 1 मोल ऑक्सीजन, तो एज पर स्टोइकियोमेट्री इसके 0.5 मोल कंज्यूम हो जाएंगे बेटा, 0.5 मोल बच जाएंगे। तो आफ्टर रिएक्शन यू विल गेट 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप बोलोगे सर तो कुछ और बन गया, नहीं, वेट करो, क्योंकि CO और O2 साथ में नहीं रहेंगे। CO और O2 का कॉम्बिनेशन साथ में नहीं रहेगा, ये हमेशा क्या बना देगा, CO2। तो इसको बच्चों की तरह वैसे लिखो, CO प्लस हाफ O2 कन्वर्टिंग इनटू CO2, ये लिख दिया आराम से। तो अब क्या कर रहे हैं बेटा, आपने जो रिएक्शन लिखा उसके अकॉर्डिंग 1 मोल CO बन गया। आप बोलोगे यस सर। 0.5 मोल O2 बचा हुआ है बेटा आफ्टर रिएक्शन। ये क्या है, इनिशियल मोल्स। ये क्या है बेटा, आफ्टर रिएक्शन जो भी मोल्स हैं। ठीक, अब इसके मोल्स कितने बचे बेटा, 0.5 मोल। आफ्टर रिएक्शन क्या हो जाएगा, यू विल गेट 1 मोल CO2। तो बात तो वही हो गई कि मैंने जो बताया था आपको पहले कि CO2 स्टेबल प्रोडक्ट। तो अगर आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन दोनों हैं, तो अगर दोनों की 1 मोल है, एज पर स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट बोलते हैं इसको, दोनों एज पर स्टोइकियोमेट्री 1 मोल है, तो फाइनली यू विल गेट 1 मोल CO2। तो अगर किसी बच्चे ने पहले C प्लस हाफ O2 CO लिखा, फिर CO प्लस हाफ O2 CO2 लिखा, तो आप वापस वहीं पहुंचोगे 2 स्टेज में, वही CO2 बनेगा। आराम से देख लीजिए, वही 1 मोल CO2 बना है। बजाय इसके आप आराम से ऐसे लिखा करो कि अगर कार्बन की रिक्वायरमेंट CO2 बनाने के लिए O2 की रिक्वायरमेंट इसमें ज्यादा है बेटा और इसमें रिक्वायरमेंट कम है, तो आपको जब लगता है कि कार्बन के अकॉर्डिंग 50% O2 है तो ये बनाओ, 100% में दोनों इक्वल हैं तो ये बनाओ। वेरी सिंपल, ठीक है। और अगर उन दोनों के बीच में कुछ मोल्स हैं, कि अगर आपने जो मैंने अभी कहा था कार्बन के मोल 1 लिए, लेकिन ऑक्सीजन के मोल्स अगर आप 0.5 से 1 के बीच में लोगे, तो अनडाउटेबली फिर आपके दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले बिल्कुल बच्चों के हिसाब से लिख देता हूं कि सर देखो, अगर आपने कार्बन के जो मोल्स लिए, ठीक है, मैं आराम आराम से यहां पे लिख रहा हूं, इफ मोल्स ऑफ कार्बन हमने 1 ले लिए मेरे बच्चों, ठीक है। आप बोलोगे या अलग से पेज पे लिख लेते हैं अपन, ठीक है, आराम आराम से, कि सर अगर मेरे पास मान लीजिए मोल्स ऑफ कार्बन 1 है, आप बोलते हो ठीक है सर, इनिशियल मोल्स ऑफ कार्बन सपोज आपने लिया 1, ठीक है। तो अब मैं आपके लिए कुछ छोटे छोटे पॉइंट बना रहा हूं ताकि आज जो लिखा है उसको धीरे धीरे अपन समझ जाएं। इफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आपने अगर मान लीजिए 0.5 लिए, क्या लिए बेटा, 0.5 लिए, तो उस सिचुएशन में लिखो देन ओनली CO, देन CO विल फॉर्म, ठीक है, ओनली CO विल फॉर्म। केवल उस सिचुएशन में केवल क्या बनेगी, CO, क्योंकि दोनों फर्स्ट रिएक्शन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चल रहे हैं। और अगर मान लो आपने इससे भी कम लिया तो फिर आपको सोचना पड़ेगा क्या हो जाएगा। अगर आप इससे भी कम ले लोगे तो उस सिचुएशन में CO बन जाएगा और कार्बन बचा रह जाएगा, वो अपने को कॉमन सेंस से आता है, ठीक है। अब अगला पार्ट, इफ
मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एग्जिस्ट बिटवीन, ये आप ले रहे हैं O2, जो आप ले रहे हैं वो है मोल्स ऑफ O2 एग्जिस्ट बिटवीन 0.5 to 1, देन बोथ, कौन कौन बेटा, CO एंड CO2 विल फॉर्म, दोनों बनेंगे मेरे बच्चों, क्योंकि वो कार्बन मोनोऑक्साइड की रिक्वायरमेंट के लिए जिसको O2 कम चाहिए उससे ज्यादा लिए हैं आपने, इससे कम लिए हैं, 1 से कम लिए हैं, तो फिर आपके पास दोनों बनेंगे। कैलकुलेशन करना भी सिखाऊंगा, 2 बार पहले बोल चुका हूं, इसको आराम आराम से लिख लीजिए। इफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, देन उस सिचुएशन में देन ओनली CO2 will form. In this case, we can say after completion of reaction, only CO2 will form. आराम आराम से लिख लीजिए, फिर मैं आपको भी करके बताऊंगा, इनके बारे में डेटा देके सॉल्व करके बताऊंगा। तो ये 3 पॉसिबिलिटी हैं, केवल CO बने, दोनों बने और CO2 बने। और ये कॉमन सेंस है कि अगर आप O2 के मोल्स 0.5 से भी कम लोगे तो CO बनेगा, लेकिन कार्बन बचा हुआ रह जाएगा, ठीक है ना, वो अंडरस्टूड है। तो अगर आपने यहां O2 के मोल्स ज्यादा ले लिए मेरे बच्चों, खुद सोचो, अगर आपने O2 के मोल्स ज्यादा ले लिए सपोज, तो कोई बात नहीं, आपके पास O2 बच जाएगा। तो O2 के मोल्स अगर आपने सपोज इफ मोल्स ऑफ O2 ग्रेटर देन 1, तो देन फाइनली मिक्सचर में क्या होगा, देन कुछ O2 बचेगी और CO2 भी बनेगा। तो ये पार्ट अंडरस्टूड है, आप स्टोइकियोमेट्री से पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसको लिखकर अपन अननेसेसरी अपने नोट्स को हैवी नहीं बनाएंगे। इससे कम लोगे तो मैं आपको एग्जांपल देके दिखा देता हूं, अगर ऐसा होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा लेकिन कार्बन बचा हुआ रहेगा। परफेक्टली एज पर स्टोइकियोमेट्री लोगे ऐसा बनेगा, परफेक्ट एज पर स्टोइकियोमेट्री लोगे C+O2 CO2 तो ऐसा होगा, दोनों के बीच में करोगे तो ऐसा होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए जो मैंने बीच में लिखा है, ये कैलकुलेशन करना आना चाहिए, क्योंकि यहां पर मिक्सचर बनेगा। तो ये मैं आराम से सिखाऊंगा, पहले आप आराम से लिख लीजिए, जल्दबाजी ना करें और फालतू में कमेंट ना करें, है ना, अननेसेसरी कमेंट में बार बार नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि एक सिंसियर पार्ट चल रहा है, सिंसियरिटी सीखने वाला पार्ट है जो नॉर्मल बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो उसको आराम आराम से पढ़ें आप, ठीक है ना। ये देखो एक बेवकूफ लिख रहा है अभी यहाँ पे क्लास में, जब मैं बोल रहा हूं तो उसको सुनो ना, भी बीच में लिख क्यों रहे, फालतू में कमेंट कर रहे हो, नहीं, ठीक है ना, मतलब सुनना नहीं है, उससे पहले तो क्वेश्चन दाग दो। ये ऑनलाइन की सबसे बड़ी कमी होती है, ऐसे बच्चों को आप एक बार ऑफलाइन में लाओ, फिर मेरे को तमीज सिखाऊंगा, पढ़ने की तमीज क्या होती है, इनको तमीज तब अच्छे से आएगी जब ऑफलाइन में पढ़ेंगे, तब मालूम चलेगा पढ़ाई को बोलते किसको है, स्टडी करना IIT JEE की, कुछ सुनना नहीं है, उससे पहले क्वेश्चन दाग दो, क्या तरीका है भाई, ये नॉनसेंस। अब देखिए ये 3 कंडीशंस हैं, अब मैं आपको अलग अलग से दोबारा बता देता हूं कि अगर आपने मान लो किसी बच्चे के दिमाग में आगे 0.5 से भी कम लूं सर तो क्या होगा। तो आराम से देखिए, सपोज आपके पास कार्बन के मोल्स हैं 0.5, ठीक है सर, एन का मतलब मोल्स ऑफ कार्बन, और आपने या 1 ले लेता हूं, उससे आपको इजी कैलकुलेशन नजर आएगी, ठीक है। मान लीजिए कार्बन के मोल्स हैं 1 और ऑक्सीजन के मोल्स आपने सर बहुत कम 0.4 मोल ही लिए, तो इस सिचुएशन में क्या होगा सर। तो देखिए कार्बन हाफ O2 से रिएक्ट करेगा और ये CO बनाएगा, ये बात ठीक है। अगर आपने इसके 1 मोल लिए मेरे बच्चों और इसके 0.4 मोल लिए, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये फिनिश हो जाएगा और 0.2 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा 0.8, 1 में से माइनस करो बेटा, तो 0.2 मोल आपके पास कार्बन बचेगा और एज पर रिएक्शन आपके पास 0.8 मोल CO बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गए मोल्स बिफोर रिएक्शन, ठीक है, और ये होते मोल्स आफ्टर रिएक्शन। ये देखिए एक पार्ट हो गया, और जैसा मैंने अभी सिखाया था उसके अकॉर्डिंग अगर आपने दोनों स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में लिए, एक एक चीज का एग्जांपल लेके बता रहा हूं, ठीक है ना, और फिर भी कोई बेवकूफ है तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, नहीं,
तो जो सिंसियरली सीखे उनको बहुत मजा आएगा। अपनी क्लास में जो बच्चा वास्तव में जेई का एस्पिरेंट है, जेई मेन और एडवांस क्रैक करना चाहता है, उसको यहां बहुत मजा आने वाला है। और जो टाइम पास के लिए घूमते रहते हैं, कभी इधर भागे कभी उधर भागे, उनका मेरे पास कोई इलाज नहीं है ना। ये ऐसे घूमते रह जाएंगे, अपना कैरियर बर्बाद कर लेंगे। तो इसलिए सिंसियरिटी से पढ़ना सीख जाओ और सुनना सीखो बजाय कमेंट करने के, है ना। सीखो इसको। तो ये देखो आराम से मेरे बच्चे, 1 मोल अगर आपने इसके मोल्स 0.5 लिए सपोज, तो अगर आपने इसके मोल्स 0.5 लिए, तो जैसा मैं आपको बोल रहा था कि इस बार हमने चेंज कर दिया। कार्बन के मोल्स 0.5 या 1 ले लो। अगर इसके मोल्स आपने 1 लिए मेरे बच्चों, और O2 के मोल्स अगर आपने 0.5 लिए, तो आपको रिएक्शन के एंड में 1 मोल CO मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं एज पर डिजायर। रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग आपने दोनों को स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट में लिया। इधर आपने अगर कम लिया तो कार्बन बचा हुआ रह जाएगा। हाँ तो रह जाएगा, कार्बन और CO साथ में रह सकते हैं, पड़े रहेंगे। क्या करें, आपने ऑक्सीजन बहुत कम दी, कंजूस हो आप, मक्खी चूस हो। तो आपने ऑक्सीजन अगर बहुत कम दी तो CO भी रहेगा और कार्बन भी रहेगा। और देखो दोनों को स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट में दिया तो ये भी रहेगा साहब कि दोनों खत्म हो गए और 1 मोल CO बन गया। अब अगला केस कि सर इस रिएक्शन की बजाय अगर मैं अब दोनों के मोल्स 0.5 मोल से 1 के बीच में लूंगा, तो आपने बोला दोनों बनेंगे, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करूंगा सर। आराम आराम से सीखेंगे उसको। तो आराम से देखिए, अभी मैंने जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग ये देखो, ये एक केस आराम से बता दिया। इससे भी कम लोगे तो क्या होगा वो बता दिया। इसको अभी आराम से सिखाऊंगा और इस पार्ट को भी आप आराम से देख चुके हैं पहले। आराम से देखिए इधर, जस्ट टेक हा लॉन्ग ब्रीथ, जस्ट सी इफ बोथ रिएक्टेंट्स आर इन स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट then you will get CO only. As per reaction stoichiometry, 1 मोल कार्बन के लिए अगर आपने ऑक्सीजन ज्यादा लिया, कितना 1 तो आपको 1 मोल CO2 बनेगा। तो ये भी ठीक है। मैं दोबारा से इसको आगे जाके वापस लिखता हूं आपके लिए, ये बता दिया मैंने। और सुने कि आप अब CO का लेवल, कार्बन वही 1 मोल ले रहा हूं, लेकिन मैं O2 0.5 से कम, 0.5। अब आगे बढ़ रहा हूं बेटा। अब देखो मैंने कार्बन के मोल्स लिए मेरे बच्चों अब 1 और ऑक्सीजन के मोल्स भी लिए 1, तो रिपीटेशन हो गया। इसको जल्दी से फिनिश कर देंगे। C+O CO2 1 मोल आफ्टर रिएक्शन यू विल गेट 1 मोल CO2। तो एक केस तो ये बन जाएगा मेरे बच्चों, आप बोलोगे यस सर। अब सेकंड केस कि मान लो बिट्टू इस बार मैं आपको कार्बन के मोल्स दूं 1 और ऑक्सीजन के मोल्स 1 से ज्यादा, जो भी आपको पसंद हो, 1.5 2 2.5 3 4 वॉट एवर, ये 3 लिखो। तो आराम से देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कन्वर्टिंग इनटू CO2। तो इसको बोलते हैं कि दोनों इस रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग इक्वल हैं। इस बार आपने ऑक्सीजन ज्यादा ले रखा है। जो बच्चे रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं उन्होंने लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सीजेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है मेरे साथ में आराम आराम से। तो ये अगर 1 मोल है तो ये आपने 3 मोल्स लिए हैं। तो हर स्टूडेंट मेरा बता देगा क्लास में जो रेगुलर अटेंड करता है कि सर इसके मोल तो फिनिश हो जाएंगे, इसके 2 मोल्स रिमेनिंग रहेंगे और इसके 1 मोल बन जाएंगे। तो इसका मतलब रिएक्शन के एंड में आपके पास एक गैसियस मिक्सचर होगा जिसमें CO2 मैक्सिमम जो बनना था बन गया बेटा, और जो ऑक्सीजन रिमेनिंग होगा वो ये आ जाएगा। तो मैंने आपके चारों सिंपल केस कवर कर लिए कि CO कब बनेगा, CO के साथ में कार्बन रह सकता है बचा हुआ, CO2 बन सकता है स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट में, और ज्यादा ऑक्सीजन लोगे तो फाइनली यू विल गेट CO2 एंड O2। अब सबसे काम की बात पे आते हैं जिस पर मैंने कहा था कि आराम आराम से बात करेंगे। अब वो आराम आराम से बात क्या है कि सर कार्बन के मोल्स तो लो आप 1 और ऑक्सीजन के मोल्स, क्योंकि 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। ये मैं क्लास में 3 बार बोल चुका हूं, आज जो सिंसियर बच्चे सुन रहे हैं कि अगर आपने मोल्स 0.5 से 1 के बीच में लिया तो कंफर्म है, क्योंकि इसकी स्टोइकोमेट्रिक हिसाब से CO बन गया तो O2 बचेगा। तो वो O2 एक्चुअल में CO से रिएक्ट करके CO2 बना देता है। तो अब हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे सर, इसको देखो दोनों के बीच में। तो अब ये केस अलग से पढ़ाया जाएगा, अलग से सुना जाएगा। तो पहले आराम से ये लिख लिया होगा आपने, ये भी आराम आराम से देख लें, जिसको कोई तकलीफ हो आराम आराम से देखिए। केस बता रहा हूं मैं आपको, जितनी भी पॉसिबिलिटी हैं
दो एलिमेंट के कंबाइंड होकर दो प्रोडक्ट बनाने पर जो भी पॉसिबिलिटी है उनके सारे केस कंसीडर कर रहा हूं, बहुत आराम आराम से। जो बच्चा पेशेंस से सुनेगा उसको सब अच्छा लगेगा, और जो कीबोर्ड पे बैठा हुआ टाइप करने के लिए सुन नहीं रहा है, बस मेरे मन में जो चल रहा है वो बताएं, वो ऐसे बच्चे इतना आईआईटी में फेल होते हैं। मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको, ये आईआईटी में फेल पास नहीं होते हैं। क्यों? ये सुनते नहीं है, इनकी लिसनिंग पावर बहुत कमजोर है, ये बार बार टाइप करते रहते हैं, बार बार टाइप कर रहे हैं। कभी कभी बच्चा टाइप करता है कि सर मुझे डाउट आ रहा है जेन्युइन, वो बेचारा कभी कभी टाइप करता है। और जो बैठते हैं कीबोर्ड पे फट 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 टाइप करते रहो, ये कुछ नहीं सुनते हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता बेटा, है ना। सो अभी अपना एटीट्यूड को अच्छा करो, तब जाके आप 1.5 साल बाद या 2 साल बाद मुझे याद करोगे सोडियम सर थे जो बोलते थे कि यार लिखो कम सुनो ज्यादा। तो आपको आईआईटी में जब काम आ जाएगा, जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, आपका जेई मेन एडवांस निकल जाएगा, तब आपको मैं याद आऊंगा कि सोडियम सर ने ऑनलाइन में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कुछ कहा था, जिसको हमने कुछ हद तक फॉलो किया तो फायदा मिल गया। ठीक है, चलिए। सर मेरी क्लास है, फर्स्ट क्लास है। बेटा फर्स्ट क्लास है तो आप नहीं करा पाओगे बेटा, है ना, ठीक है ना। फर्स्ट क्लास है तो आपको मेरी एडवाइस ये है कि जो भी बच्चे नए हैं 1-2 क्लास करिए, वो मेरे पहले शुरू से सारे लेक्चर देखें, देन उसके बाद क्लास अटेंड कर रहे हैं, वरना उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है ना, ठीक है। हाँ, तो आपको पहले पुराने लेक्चर देखने पड़ेंगे बेटा, है ना। चलिए अब देखो मेरे बच्चों, अब मैं काम की बात पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी बता दिया मैंने आपको कि दो कंडीशन ये होती है कि सर O2 स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट में हो और ज्यादा हो। दोनों केस देख लो मेरे बच्चों, आपने मेरे साथ में पढ़ा हुआ है क्या, लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट का केस। ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया और ये एक्सेस रिएजेंट हो गया। अब मैं आता हूं आपके सबसे क्रूशियल केस पर, जिसको आपको आराम आराम से सुनना और पढ़ना चाहिए। ये लिख लो जिसको लिखना हो बेटा। ये इतना इजी है कि किसी व्यक्ति को बस पेशेंस से सुनना है, बस उसी में उसका काम हो जाएगा। ठीक है, आईसीएसई बोर्ड में 97% है, तो कैन आई गेट इन आईआईटी। आईआईटी का आपके आईसीएसई की परसेंटेज से कोई रिलेशन नहीं है बेटा। आपको तैयारी करनी पड़ेगी, एनालिसिस करने का ब्रेन अच्छा रखना पड़ेगा। डेफिनेटली यू विल गेट इन आईआईटी, डेफिनेटली यू विल गेट आईआईटी। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। चलिए सबसे पहले अब हमारा क्रूशियल केस, यस स्माइल प्लीज। अब हमारे स्पेशल केस पर आ रहे हैं, ठीक है, कि सर मोल्स ऑफ कार्बन, वो आपने लिया सर मोल ऑफ कार्बन 1 और मोल ऑफ ऑक्सीजन ये लिया आपने 0.5 मोल से 1 के बीच में, जो पसंद हो, मान लो ऐसे 0.7 0.8 कुछ भी ले लो, 0.80। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको सिखाया था उसके हिसाब से अब दोनों सब्सटेंस बनेंगे बच्चों। क्यों? क्योंकि जो मैंने आपको बोला बिट्टू, दोबारा सुनो, C+½ O2 क्या बनाओगे बेटा, CO। ठीक है, और C+O2 क्या बनाओगे बिट्टू, CO2। ये भी ठीक है। तो अब दोनों सब्सटेंस बनेंगे, क्योंकि ना तो आपने कार्बन के हिसाब से O2 जितना चाहिए था उससे ज्यादा ले लिया, और जितना इसके लिए चाहिए था उससे कम लिया, तब दोनों बनेंगे। तो अब क्या करेंगे बच्चों, आराम आराम से देखो। 1 मोल कार्बन का कुछ पोर्शन इस रिएक्शन में कंज्यूम होगा बेटा, और उसका रिमेनिंग इसमें कंज्यूम होगा। O2 के मोल्स कितने बेटा, 0.8। बिल्कुल बच्चों की तरह करो। अब क्या, सामने देखो, मोल्स ऑफ कार्बन, ठीक है, इनिशियल मोल कार्बन के मान लेते हैं इस रिएक्शन में X कंज्यूम होंगे बेटा, आराम आराम से। 1 मोल कार्बन है बेटा, कार्बन का इसमें मोल X कंज्यूम होगा, तो ऑब्वियसली कार्बन 2 जगह कंज्यूम हो रहा है, तो यहां पर इसके मोल कितने कंज्यूम होंगे, बोलो मेरे बच्चों। अगर कार्बन के 1 में से X मोल यहां कंज्यूम होंगे, तो अनडाउटेबली इसके 1 - X मोल सेकंड रिएक्शन में कंज्यूम होने चाहिए। आप बोलोगे हाँ सर तो बहुत इजी है। अब इसके X मोल से इसके कितने मोल्स रिएक्ट करने चाहिए एज पर स्टोइकोमेट्री, तो आप बोलोगे सर X मोल कार्बन के लिए X/2 मोल O2 का रिएक्ट करना चाहिए। ओके, और यहां देखो एज पर स्टोइकोमेट्री 1 - X मोल के लिए O2 के भी 1 - X मोल रिएक्ट करने चाहिए, और क्या बन जाएगा बेटा, 1 - X मोल कौन बनेगा बेटा, CO2। यहां कितना बनेगा बेटा, X मोल CO। ये लीजिए, तो हमने ये बोला मेरे बच्चों कि कार्बन के सर जो मोल हैं, कार्बन के मोल कितने थे, 1। आराम आराम से दोबारा देख लो। मैंने इसे कहा मेरे बच्चों
कि आउट ऑफ 1 मोल ओनली x मोल ऑफ कार्बन रिएक्टेड as per this reaction is stoichiometric and remaining 1 minus x mole reacted with oxygen as per this reaction is stoichiometry and converted into CO2। आराम आराम से देखो, अब तुम्हारे पास x जो है वो सॉल्व करना है। दिमाग अपने पास भगवान ने दिया है, अगर बजाय टाइप करने के अगर सुनेंगे तो समझ में आएगा कि O2 के टोटल मोल्स कितने हो गए मेरे बच्चों। सोचो, दोनों रिएक्शन मिला के सोचो, मोल्स, टोटल मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन बोथ रिएक्शन। सोचो मेरे बच्चों, आप बोलोगे अभी बताता हूं सर, मैं बच्चों की तरह दोनों को ऐड करूंगा। तो क्या लिखोगे बेटा, फर्स्ट रिएक्शन में कितना यूज हुआ x/2, सेकंड में कितना यूज हुआ बेटा 1 माइनस एक्स। आप बोलोगे ये भी ठीक है सर। अब लगाओ दिमाग, अपन क्या करेंगे। अरे मेरे बच्चों, ऑक्सीजन के मोल्स आपने कितने लिए थे 0.8, उसको आप इसके इक्वल कर दो। दोनों रिएक्शन में ऑक्सीजन मिलाकर कितना कंज्यूम है बेटा x/2 मोल इन फर्स्ट रिएक्शन एंड रिमेनिंग 1 माइनस एक्स मोल इन सेकेंड रिएक्शन। इसको किसके इक्वल करेंगे। सो नाउ यू कैन राइट x/2 प्लस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.8। ये लीजिए मेरे बच्चों, x/2 समझते हो 0.5x, तो ये कितना हो गया बेटा 1 माइनस 0.5x इज इक्वल टू 0.8। इसको बेटा उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये कितना हो गया 0.5x इज इक्वल टू 0.20। तो x कितना आया मेरे बच्चों। तो आप बोलोगे सर x सॉल्व होने के बाद कितना आ गया बिट्टू 0.40। आराम आराम से लिख लो। अब इससे क्या मालूम चला मेरे बच्चों को कि सर आपके पास इसका मतलब CO और CO2 के मोल्स कितने बने बोलो। सो मोल्स ऑफ CO फॉर्म्ड कितना आया मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स या माय डियर सिंसियर स्टूडेंट्स, मोल्स ऑफ CO फॉर्म्ड x की वैल्यू क्या आई बेटा 0.40। मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म्ड, ठीक है, ये कितना है बेटा 1 माइनस एक्स। तो इसकी वैल्यू निकाल लो, 1 में से इसको माइनस करो 0.60। ये आपके फर्स्ट क्लास जेई मेन या एडवांस में अगर प्रॉब्लम आएगा तो उसके आंसर होंगे। अब आराम आराम से देख लीजिए, इत्मीनान से देखिए, पूरे बोर्ड पर एक एक स्टेप लिखा हुआ है। ये भी लिखा हुआ है, रिएक्शन भी लिखे हुए हैं, स्टोइकियोमेट्री भी समझते हो। ये बात कर रहे हैं आफ्टर रिएक्शन, अंडरस्टूड है। आफ्टर रिएक्शन ये इतने मोल्स हैं, ये इनिशियल मोल्स हैं। ये लो, आराम आराम से देखो, आराम से देख लीजिए, ठीक है। तो जो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सिंसियरली पढ़ेंगे, उनको बहुत मजा आएगा। तो ये पार्ट, ये प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व होगा कि सर अगर मैं कार्बन का मोल जो भी लूंगा 1 मोल ले रहा हूं, तो दोनों रिएक्शन में जो O2 की रिक्वायरमेंट है, अगर आप उसके बीच में कहीं लेंगे तो बोथ प्रोडक्ट विल फॉर्म। और उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, एक एक स्टेप आपके सामने रखी हुई है, पढ़ लीजिए आप। अब जो कम कंसंट्रेट करते हैं अपने आप को, जिनकी विल पावर कमजोर होती है, कभी टीवी पे देख रहे हैं या मतलब मोबाइल पे देख रहे हैं, कभी इधर उधर झांक रहे हैं, कभी पानी पी रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो वो फिर बोलते हैं सर एक बार प्लीज रिपीट कर दो दोबारा। अरे टेप रिकॉर्डर भी क्या रिपीट कर दो, नहीं, आराम से समझो, आराम से देखिए, एक एक स्टेप लिखा हुआ है, नोट करिए, सीखिए, समझिए, क्या दिक्कत है इसमें, है ना। चलिए, हो गया मेरे बच्चों। तो ये आराम आराम से फर्स्ट क्लास अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हम इसके ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे कि वो प्रॉब्लम आपसे सॉल्व कैसे होगी, ठीक है ना। ये देखो, एक बेवकूफ क्या लिख रहा है, देखो अब, हे भगवान, ठीक है ना। हेडिंग डाला था मैंने, आप देखो मतलब कितना बुरा हाल है कई बार बच्चों का, हेडिंग डाला हुआ है मैंने,
कि सर ये केस कब बनेगा, जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे, दो एलिमेंट, और वो दो कंपाउंड बनाएंगे, तब ये केस चलेगा। वेरी सिंपल, बताया था मैंने आपको। ये देखो एक लिख रहा है x/2 कैसे किया। अब बताओ रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग मेरे बच्चों, अगर इसका 1 मोल लोगे तो इसका हाफ मोल होगा, तो इसके x मोल के लिए इसका x/2 मोल चाहिए। इतनी सिंपल सी बात है। और फर्स्ट रिएक्शन में कितना यूज हुआ बेटा, फर्स्ट रिएक्शन में यूज हुआ O2 x/2, सेकंड में कितना यूज हुआ बेटा 1 - x। ये लीजिए दोनों को जोड़ दिया, ठीक है ना। तो ये कुछ लोग पढ़ नहीं रहे हैं एक्चुअल में, है ना। हाँ पढ़ो आराम से। नहीं हाँ यश समझ में आया। यश यश कोई बच्चा है, बोला सर x/2 कैसे किया, बताओ सिंपल रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री है ना। चलिए हो गया फर्स्ट क्लास। अब आप ये एक प्रॉब्लम है, ये आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके लाना। लिख लो इस क्वेश्चन को, ये आपका होमवर्क है नेक्स्ट क्लास का। सॉल्व करो इसको। है ना, लिख लीजिए आराम से। इस क्वेश्चन को लिख लो। इससे क्या है, मैंने जितने भी आपको अभी एप्लीकेशन बताए वो सब के सब रिपीट हो जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है चलिए हो गया। इस प्रॉब्लम को लिख लीजिए, और इस प्रॉब्लम को जैसा मैंने आज बताया उसके अकॉर्डिंग आपने सॉल्व किया, कर लो आराम आराम से, ठीक है। और उसके बाद अपने आंसर चेक कर लेना, आंसर लिख लो। सब बच्चों के आंसर इससे मैच करने चाहिए, आराम से लिख लीजिए। इससे क्या आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हमने जो पार्ट आज कवर किया, जो इजी नहीं होता है, समझना होता है, समझोगे तो बहुत इजी है, तो उसके आंसर ये आने चाहिए। ये आंसर अगर आपके मैच कर गए तो इसका मतलब आप सही ट्रैक पर हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये देखो एक बच्चा लिख रहा 0.5 कैसे आया, नहीं तो पढ़ना तो है ही नहीं, इनको टाइम पास करना है बेसिकली। क्यों भाई, लिख लो बेटा। हाँ ये देखो जयंत लिख रहा है 0.5 कैसे आया। क्यों भाई 0.5 कैसे आया, बताओ इसको भाई, है ना। ठीक है बच्चों, लिख लिया आपने, फर्स्ट क्लास। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये देखिए अब कहां से 0.5 की बात कर रहा है, पता नहीं कौन से वाले केस की बात कर रहा है। ये देखो आप आराम से लिखा हुआ है, ये पूरा केस एकदम क्लियर है अपना, यहां कहीं 0.5 नहीं है मेरे बच्चों, ठीक है। हाँ कोई ये सोच रहा हो तो इसका मतलब उसकी मैथ्स जो है वो बहुत ही पुअर है, पुअर नहीं बहुत पुअर है। x/2 को क्या बोलोगे बेटा 0.5x, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये मालूम होना चाहिए। और एक बच्चा पूछ रहा 1 - x कहां है, अरे भाई सिंपल स्टोइकोमेट्री है। 1 मोल ऑफ कार्बन विल रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ O2, सो 1 - x मोल कार्बन विल रिएक्ट विद 1 - x मोल ऑफ O2। इसमें क्या सोचना है, एंड विल फॉर्म 1 - x मोल ऑफ CO2। वेरी सिंपल, इसमें क्या सोचना है, ये लो। और O2 के जितने मोल्स यूज हुए दोनों रिएक्शन में, उसको 0.8 के बराबर कर दो। बताओ मैथ्स में कुछ बच्चों को ये नहीं आता है कि इसको मैं 0.5x लिख सकता हूं। कमाल है यार, काफी काफी स्ट्रांग मैथ से मुझे ऐसा लगता है, नहीं ठीक है ना, काफी स्ट्रांग मैथमेटिक्स से काफी लोगों को ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है ना। सर थ्योरी के लिए बुक सजेस्ट कर दो, थ्योरी के लिए एनसीईआरटी पढ़ो, और मैं जो क्लास नोट दे रहा हूं उससे कर लो, आपका जेईई मेन एडवांस दोनों कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ओके, चलिए आगे चलते हैं मेरे बच्चों। तो सब कुछ लिखा हुआ है, आराम आराम से देखने की जरूरत है बस, ठीक है ना। चलिए अभी प्रॉब्लम ये बताया मैंने, इसको सॉल्व करेगा, इसके आंसर ये आएंगे बच्चों। अब इस प्रॉब्लम को ट्राई करो, आपको इस प्रॉब्लम का आंसर निकालना है, ठीक है। आप अपने आप निकालो इसका आंसर क्या आएगा। आंसर में लिख रखा है, लेकिन आप तो पहले सॉल्व करो ईमानदारी से, इसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपका। इसमें मैं आपकी हेल्प करूं कि फॉस्फोरस का जो एटॉमिक मास है, अगर वो आपको याद नहीं है बेटा, तो फॉस्फोरस का जो एटॉमिक मास होता है
वो 31 होता है, 31 ग्राम पर मोल। ठीक है, ट्राई करिए। लिखो बेटा आराम, ट्राई करें इस प्रॉब्लम को। मोलर मास ऑफ फास्फोरस मैंने आपको दिया मेरे बच्चों, कितना है? लिख लिया? ट्राई करें और सोचो कि आपका आंसर क्या आ रहा है, आना चाहिए। लिख लीजिए आराम से, ठीक है। ए आ रहा है, ओके। चेक कर लेते हैं मेरे बच्चों। सबसे पहले मोल्स ऑफ P4 निकाल लो मेरे बच्चों। मोल्स ऑफ P4 कैसे निकालोगे बेटा? 124 डिवाइड बाई 31 इंटू 4, तो आप बोलोगे सर इसका मोल 1 आ गया। अब तुमने जो अभी थोड़ी देर पहले केस सुना उसके अकॉर्डिंग 1 मोल P4 3 मोल O2 से रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा, 5 मोल से रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा, और अगर इन दोनों के बीच में आएंगे तो फिर दोनों बनेंगे। तो अब आपको मोल्स ऑफ O2 देखो, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्ड, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्ड क्या हो जाएंगे बेटा? 160 डिवाइड बाय 32, तो ये भी मोल्स 5 आ रहे हैं मेरे बच्चों। आप बोलोगे ये भी ठीक है सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास P4 के मोल हैं 1 और ऑक्सीजन के मोल्स हैं 5। तो अब ये मैं चेक करूंगा, इस प्रोडक्ट के लिए 3 मोल्स चाहिए, इसके लिए 5 चाहिए, तो ऑब्वियसली P4 प्लस 5O2 converting into P4O10, तो 1 5, so it's mean you will get 1 mole P4O10। तो आपका जो आंसर है, उन्होंने पूछा है P4O10 कितने मोल्स बनेंगे, तो आपका आंसर कितना होगा बेटा? 1 होगा। ये लीजिए। तो काफी बच्चों ने सही आंसर किया, वेरी गुड। सर मोलारिटी पढ़ाओगे क्या? हाँ पढ़ेंगे बेटा। कंसंट्रेशन जो टर्म्स है, मोलारिटी, मोलारिटी, W/W, W/V, वो सब नेक्स्ट वीक एंड से शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जो डिफिकल्ट पार्ट है वो अगले 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ये डिफिकल्ट नहीं होता, एक्चुअली इंटेलिजेंट बच्चों का पार्ट होता है ये, है ना। तो डिफिकल्ट नहीं बोलते, डिफिकल्ट कुछ नहीं होता मेरे हिसाब से, लेकिन कंसंट्रेशन टर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो नेक्स्ट वीकेंड से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए सर, आंसर ए, हाउ टू स्ट्रॉन्ग माई फिजिकल केमिस्ट्री। जॉय, मेरे से पढ़ते रहो, अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी, बस डेली रिवीजन कर लें, है ना, स्ट्रांग हो जाएगी, डोंट वरी, है ना। निश्चिंत रहे। चलिए आगे बढ़े। तो ये वाला पार्ट भी हो गया मेरे बच्चों। आप बोलोगे यस सर, ठीक। अब आपके पास हो गया ये। चलिए, एक बच्चा बोला सेकंड रिएक्शन नहीं होगा। हाँ नहीं होगा बेटा, ये रिएक्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि O2 की रिक्वायरमेंट इसके लिए 5 मोल की थी। अगर 3 मोल लेते तो ये बनता बेटा, और 3 से 5 मोल के लिए लेते, जैसा सिखाया था अभी इतनी देर, आधा घंटा पौन घंटा हो गया। तो अगर आप 3 से 5 के बीच में लोगे दोनों बनेंगे, लेकिन एज पर रिएक्शन इसको O2 रिक्वायरमेंट कम है, इसको ज्यादा है, तो यू विल गेट P4O10। जैसे C प्लस O2 CO2 बनेगा, अगर O2 आप ज्यादा लेंगे तो, है ना, और कम लेंगे तो CO बनेगा। वेरी सिंपल, ओके। चलिए, अब आपको जो मैंने 4 पार्ट दिए हैं, इन पार्ट को नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके आना है। क्या आना है? सॉल्व करके आना है, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है एक्स मोल कार्बन। हे भगवान, हे भगवान, राम 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 राम, शिव 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 शिव।
एक बच्चा बोल रहा है कि सर कार्बन के मोल खत्म हो गए तो 1 - x कहां से आए? अरे बिट्टू यहां देख, हमने इनिशियल मोल कार्बन के कितने लिए थे? 1। पढ़ते क्यों नहीं हो ढंग से? पापा मम्मी भी देखेंगे तेरे को शर्म आ जाएगी कि हे भगवान, मेरा बच्चा बोर्ड पे लिखा हुआ ढंग से नहीं पढ़ता है। मम्मी आसपास होगी तो आसपास से गर्म पानी लाएगी, तेरे ऊपर थोड़ा सा डाल देगी कि पढ़ाई कर रहा है कि मजाक कर रहा है। मोल्स ऑफ कार्बन 1 लिए थे, ऑक्सीजन के मोल्स 0.8 लिए थे, तो 1 में से x मोल इस रिएक्शन में कंज्यूम हुए, तो रिमेनिंग 1 - x मोल सेकेंड रिएक्शन में कंज्यूम होंगे। हे भगवान, प्रतीक क्या कर रहे हो? मम्मी मारेगी, अगर देख लेगी सुनेगी तो पापा भी धुनाई करेंगे तेरी। लेकिन मैं नाराज नहीं हो रहा, मेरे को गुस्सा इस बात पे आ रही है, केवल थोड़ी सी, नाराज नहीं हूं, बहुत थोड़ा सा कि तुम पढ़ रहे हो कि मजाक कर रहे हो बेटा। एक एक चीज सब लिखी हुई है, सुनते नहीं हो, इसका मतलब कंसंट्रेशन का लेवल पुअर है। प्रतीक समझ में आया? ठीक है, चलो ओके। अब आपको जो मैंने प्रॉब्लम दी है, ये प्रॉब्लम्स करके लाएं, इससे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे और इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप बढ़िया हो जाएंगे और आपको इनमें से कोई सा भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ऑक्सीजन का मोल्स यही लेना है, कार्बन के मोल्स आपको अलग अलग वेरी कराने तो सॉल्व करना है, ठीक है? तो उससे आपका मामला हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए, अब ये आराम आराम से आप देखते रहिएगा मामला। दोबारा जो पढ़ाया उसको सुनिएगा। अगर किसी बच्चे को अब तक समझ में नहीं आया, पौन घंटा हो गया है, तो इसका मतलब है वो थोड़ा सा वीक बच्चा है, वो दोबारा सुनेगा, घबराए नहीं, है ना? दोबारा सुनो, हो जाएगा। चलिए, इसके आंसर आ गए। अब मेरे बच्चों हम जिस पार्ट पर बात करेंगे वो है सीक्वेंशियल रिएक्शन। क्या है सीक्वेंशियल रिएक्शंस? इस रिएक्शन में खास बात क्या होती है बच्चों? ये मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है। क्या होती है? मल्टी स्टेप्स रिएक्शन होती है मेरे बच्चों। क्या होती है? मल्टी स्टेप रिएक्शंस होती है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो A+2B कन्वर्टिंग इनटू C, और ये जो C है मेरे बच्चों फर्दर किसी और सब्सटेंस D से रिएक्ट करके E बना सकता है। मान लो जैसे आपने यहां पे लिख दिया सर, सपोज 3E लाइक दिस। तो फर्स्ट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है C, वो सेकंड का रिएक्टेंट होगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना होता है कि ये फर्स्ट रिएक्शन में जितने भी मोल्स सी के बने, इसको ऐसे देखो, 1 मोल ऑफ ए व्हेन रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ बी फॉर्म्ड 1 मोल ऑफ सी। नाउ दिस सी, ये सी अलग अलग नहीं है मेरे बच्चों, ये पहली रिएक्शन का प्रोडक्ट है और सेकंड रिएक्शन का ये रिएक्टेंट है, ठीक है? तो ये C+2D लिखा आपने। तो आपने जो स्टोइकोमेट्री पढ़ा है, पहले लैंग्वेज सुनो। When 1 mole of A reacted with 2 mole of B formed 1 mole of C. Now this C when reacted with D formed 3 moles of E. तो जैसे मान लीजिए अगर मैं इसके सपोज 1 मोल लेता हूं मेरे बच्चों, ठीक है, और आपने सपोज इसके 2 मोल लिए, तो इसको बोलते हैं बोथ रिएक्टेंट्स आर इन स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट। तो इससे क्या होगा बेटा, इसका 1 मोल बन जाएगा, ठीक? इसके 1 मोल को आप रिएक्शन करा दो, ये और ये एक ही बात है बेटा। नाउ 1 मोल ऑफ कार्बन विल रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ डी। आप चाहे डी को ज्यादा भी ले सकते हैं, डी को ज्यादा लोगे तो वो कहलाएगा मेरे बच्चों एक्सिस रिएजेंट। मान लो अगर आपने इसके अभी 2 लिए, बाद में कभी ज्यादा ले लेंगे, 2 मोल, तो फाइनली यू विल गेट 3 मोल ऑफ ई। तो इसको बोलते हैं मल्टी स्टेप रिएक्शन। कम से कम इसमें 2 स्टेप होंगी, 2 से ज्यादा 3, 4, 5, 6 कितनी बचती हैं? आईआईटी जेईई में सीक्वेंशियल रिएक्शन पर अच्छे प्रॉब्लम आना बाकी हैं, 3-4 स्टेप का प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये आपकी रिएक्शन होंगी। इसमें ध्यान रखना है, फर्स्ट रिएक्शन में जो सी बनेगा वो मोल्स आपको हमेशा यहां लिखने हैं, चाहे इस सी की सेकेंड रिएक्शन में स्टोइकोमेट्री कोई भी हो, बिकॉज ये फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट है और सेकेंड रिएक्शन का ये रिएक्टेंट है। तो ध्यान रखना है। Now this C is reacting with D and converting into E. ये छोटे छोटे एग्जाम्पल लिख लो कॉपी में, अभी और एग्जाम्पल लेंगे, डोंट वरी, अभी और लेंगे, लिखो।
आराम से लिख लीजिए, अभी 2-3 एग्जांपल लेंगे, आपको अच्छा लगेगा फिर, है ना। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज कब होते हैं बच्चों, जब यहां पर और यहां पर सी के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग हो जाते हैं, तो वहां जरा जो बच्चा ढंग से सुनता नहीं वो गड़बड़ा जाता है। तो आपको आराम आराम से सारे एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे, पहले इसको आराम से देख लीजिए, है ना। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं मेरे बच्चों, कि मान लीजिए आपने कुछ और रिएक्शन लिया, सपोज ए प्लस 3b कन्वर्टिंग इनटू 2c प्लस डी, बहुत बढ़िया। अब सी डी को प्रोडक्ट बन गए। अब ये सी फर्दर किसी और रिएक्टेंट से रिएक्शन कर रहा है, मान लो 4d से, और सपोज करो ये 5e बना रहा है। बिल्कुल ऐसा रिएक्शन हो सकता है बच्चों। तो इस केस में अब दोबारा सुनना है कि 1 मोल ऑफ ए व्हेन रिएक्टेड विथ 3 मोल्स ऑफ बी कन्वर्टेड इनटू 2 मोल्स ऑफ सी एंड 1 मोल ऑफ डी। अब डी फर्दर यूज नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए, या आपने यहां लिख दिया है, या आप चाहे तो डी की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। मैं बहुत सारे एग्जांपल लिखता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आपने एक और रिएक्टेंट ऐड कर दिया इसमें, सपोज 1 2 3 ले लो, 4 ले लो, नहीं आया तो 4 लो, कुछ भी जो मन में है। 4e कन्वर्टिंग इनटू 5f, जितना खराब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इससे ले लो, 1 2 3 4 जो भी लेना हो। अब देखो इसको, ये इससे रिएक्ट करके बना रहा है, ये बना रहा है, ये फर्दर यूज नहीं हो रहा, तो घबराना नहीं है। कई रिएक्शन में ऐसा होगा कि एक प्रोडक्ट फर्दर यूज नहीं होगा, तो छोड़ दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सी फर्दर ई से रिएक्ट कर रहा है, तो इसको आप एज पर स्टोइकोमेट्री समझिए। 1 मोल, इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करेगा बेटा, और इसके 2 मोल बनाएगा, और इसका 1 मोल बनाएगा। डी में मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया, बिकॉज डी फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अब जो ध्यान देना सारे बच्चों को वो ये है, क्या, नाउ दिस सी जो कि फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट है, नाउ दिस सी इज रिएक्टिंग विद ई एज पर रिटर्न स्टोइकोमेट्री। तो ये सी को यहां 2c और यहां c है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वो 2c उसकी फर्स्ट रिएक्शन के प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट था, यही अब यहां रिएक्टेंट है। सो अब सुनना है, नाउ दिस सी इज रिएक्टिव विद ई एंड कन्वर्टिंग इनटू एफ, मतलब यहां जो 2 मोल हैं वो वापस यहां लिखने हैं, क्योंकि अब ये सेकंड रिएक्शन का कौन है, रिएक्टेंट है। वहां कौन था, प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट था, अब रिएक्टेंट ही है। तो यहां जितने मोल्स आएंगे हमेशा आपको उसके मोल्स यहां पर उतने लिखने हैं। अब इसके मोल्स आप ज्यादा लिखते हैं, सपोज आपने इसके 10 मोल्स ले लिए मेरे बच्चों, ले ली 10 मोल, आपकी मर्जी। तो आपने जो सीखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसके 2 मोल्स के लिए आपको इसके 8 मोल चाहिए थे। इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट है और ये एक्सिस रिएजेंट है। तो रिएक्शन एंड में क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। 2 इंटू 4 8, 10 माइनस 8 क्या बचेंगे बेटा, 2 मोल्स। किसके बचेंगे, ई के। अब सोचो, इसके 1 मोल से इसके 5 मोल बनते हैं मेरे बच्चों, तो 2 मोल से इसके कितने बनेंगे, 10, 2 इंटू 5, सो फाइनली यू विल गेट 10 मोल्स ऑफ एफ। आराम से देख लीजिए, ठीक है, आराम से देख लीजिए, ठीक। तो ये रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग अपन मोल्स ले रहे हैं। हम मोल्स को चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने कोएफिशिएंट 3 लिया, कोएफिशिएंट कुछ और भी होता है, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है ना। तो जैसे मोल्स देंगे, जैसे मैंने यहां पर दोनों को देखो स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट में नहीं लिया है, तो आप नहीं लिया है तो मालूम करो कौन लिमिटिंग रिएजेंट और कौन एक्सिस रिएजेंट। आराम से लिख लीजिए, ठीक है ना, आराम से देख लीजिए, है? अब अगला जो पार्ट है, ऐसे केसेस सुनते रहें आराम आराम से, अच्छा रहेगा। अब अगला जो पार्ट है उसमें क्या है कि सर यील्ड भी अलग अलग हो सकते हैं रिएक्शन में। बिल्कुल हो सकते हैं, आराम से सुनिए। जैसे मान लीजिए आपने लिखा ए प्लस सपोज 4b कन्वर्टिंग इनटू, सपोज आपने ऐसे लिख दिया 3c, ओके नो प्रॉब्लम। ये c फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और मान लो 2d से रिएक्ट करके ये 4f बना रहा है। ऐसी कुछ रिएक्शन लिख दिया मेरे बच्चों, या 5 कर दो, जो मन में है करो आप, तो कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग कोएफिशिएंट कर दो। अब देखिए आप, जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट हमेशा स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट में हो। तो मान लीजिए अगर आपने इसके 5 मोल लिए
और आपने दोनों में से किसी एक को ज्यादा ले लिया, ये आपकी चॉइस हो सकती है। तो आपने सपोज ऐसे ही इसके आपने 25 मोल्स ले लिए, ये आपकी चॉइस है। एग्जामिनर किसी को भी लिमिटिंग एजेंट, किसी को भी एक्सेस एजेंट बना सकता है मेरे बच्चों। तो 5 मोल इसके एज पर स्टोइकोमेट्रिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो 5 इंटू 4 20 मोल्स कंज्यूम हो जाएंगे मेरे बच्चों। तो कितने रिमेनिंग होंगे? तो आप बोलोगे 25 माइनस 20, तो यहां 5 मोल बच जाएंगे। अब एज पर स्टोइकोमेट्री 1 मोल ऑफ ए विल प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ सी, सो यू विल गेट 15 मोल्स ऑफ सी। आप बोलोगे ठीक है सर। मान लीजिए मैंने आपको यहां इसके 40 मोल दे दिए। अब आप आराम से बताओ कि एफ के कितने मोल्स बनेंगे, सबको सोच के बताना है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ एफ विल फॉर्म एज पर रिटर्न रिएक्शन एंड स्टोइकोमेट्री, आराम से सोच लीजिए। आराम से लिखिए, बताओ कितने मोल्स बनेंगे एफ के। 75 लिख रहे हैं बच्चे, चेक कर लेते हैं। तो देखिए अब सुनो, 5 मोल ऑफ ए विल रिएक्ट विद 20 मोल्स ऑफ बी एंड फॉर्म्ड 15 मोल्स ऑफ सी। बहुत बढ़िया। नाउ दिस सी विल रिएक्ट विद डी एज पर रिटर्न स्टोइकोमेट्री। लेकिन इन दोनों में 15 में 30 चाहिए थे, इसका मतलब ये एक्सेस रिएजेंट हो गया और ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। आप बोलोगे यस सर। तो इसका मतलब ये फिनिश हो जाएगा। 15 इंटू 2 30 माइनस करो बेटा, 40 माइनस 30, आपके पास 10 मोल्स बचेंगे डी के। तो अब आपको एस पर स्टोइकोमेट्री 5 इंटू 15, यहां पर 75 मोल्स एफ के आने चाहिए। तो बच्चों के आंसर देख रहा हूं, तो कई बच्चों ने आंसर 75 दे दिया है, वेरी गुड, शाबाश। एक बच्चे ने आंसर 50 दिया है, क्या सोच करके दिया भगवान जाने। 75 आना चाहिए मेरे बच्चों। 15 इंटू 5, 75 मोल इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। एक बच्चे ने कर दिया, बाकी सबके आंसर सही है। ठीक है, आराम से देख लीजिए। हो गया। अब इसके अलावा मेरे बच्चों, हमको कभी भी अगर एरो के ऊपर, ये हो गया, और सुने, मान लीजिए कभी किसी रिएक्शन में एरो के ऊपर कांस्टेंट बना हुआ है, सॉरी कुछ वैल्यू लिखा हुआ है, सपोज करो ऐसे लिखा हुआ है 80%। एरो के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब था यील्ड 100% है। तो ये 80% लिखा होगा, मतलब ये है आपका परसेंटेज यील्ड। ठीक है। और मान लो अब ऐसे लिखते हैं हम कि नाउ टू सी कन्वर्टिंग इनटू, डिकम्पोज हो रहा है मेरे बच्चों और कन्वर्ट हो रहा है, सपोज ये 3D में, या 3D मान लो, चलो 3D प्लस ई में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही मान लो कोई रिएक्शन हो रही है। तो इसके ऊपर भी अगर एरो बना हुआ है, मान लो इसके ऊपर आपने ऐसे ही मान लो कुछ लिख दिया 90%, तो ये भी परसेंटेज यील्ड है मेरे बच्चों। अब मैं आपको ये समझना है कि यील्ड को यूज करते प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, आराम आराम से। मान लीजिए आपने इसके 10 मोल लिए, आप बोलोगे ओके सर। इसके आपने 25 मोल लिए सपोज। तो अब आपको ये सोचना है कि हमारे डी और ई के एक्चुअल मोल्स कितने बनेंगे। ठीक है ना। तो आराम आराम से सुने या सोचें। अब देखो, इसके 10 मोल फिनिश, इसके 10 मोल से इसके 10 इंटू 20 मोल्स रिएक्ट करने चाहिए। इट्स मीन 5 मोल ऑफ बी विल रिमेनिंग, और सी के 10 मोल्स बनने चाहिए थे। लेकिन यील्ड 80% होने की वजह से आपने अगर रिवीजन किया होगा तो परसेंटेज यील्ड क्या होता है बेटा, एन एक्चुअल अपॉन एन थियोरेटिकल इंटू 100। तो आपने लिखा सपोज 80, तो एन एक्चुअल निकालना है। ठीक है, ये इंटू 100, और एन थ्योरेटिकल कितना आना चाहिए, थ्योरेटिकल का मतलब
मोल शुड फॉर्म्ड एज पर स्टोइकोमेट्री, इसके 10 मोल से इसके 10 मोल बनने चाहिए थे, तो यहां लिखो 10, तो एन एक्चुअल कितना हो गया बेटा 8 मोल। तो इजी लैंग्वेज में आपको सी के मोल्स 10 नहीं मिलेंगे, 10 इंटू 80/100 मतलब 8 मोल्स मिलेंगे, ये लीजिए। अब नाउ दिस सी इज कन्वर्टिंग, डिकम्पोज हो रहा है बेटा, ये डिकम्पोज हो रहा है 8 मोल, यहां लिख लो पहले 8 मोल बन गए। अब सोचो कितने बनेंगे, चलो निकालो फटाफट। अब इस केस में डी और ई के कितने मोल्स बनेंगे बेटा, सब कुछ रिवीजन करना पड़ेगा पहले जो पढ़ा है, तब आप जेई एडवांस क्रैक कर पाएंगे। सोचिए आराम से, आंसर देना है, डी और ई के कितने मोल्स बनेंगे बेटा। सोचना है, यस आराम से देखो मेरे बच्चों, इसके 8 मोल से एस पर स्टोइकोमेट्री सामने देखो बेटा, जिनको नहीं आया, 2 mole of C will produce 3 mole of D. So 1 mole will produce 3/2 mole. So 8 mole will produce 3/2 into 8. और इसके कितने बनने चाहिए बेटा 4 मोल एस पर स्टोइकोमेट्री। लेकिन ये तब बनते मेरे बच्चों, सोचो ये तब बनते जब आपका यील्ड, ये देखो इसको सोल्व करो, 12 आएगा, 12 आएगा, 1.5 टाइम्स, और ये हाफ। लेकिन ये आंसर नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, बिकॉज यील्ड 90% है। तो आप क्या करना मेरे बच्चों, यहां इसको 90/100 से मल्टीप्लाई करो, वेरी गुड, और इसको भी 90/100 से मल्टीप्लाई करो, ये आपका आंसर आएगा कि आपके पास सर इन दोनों के इतने मोल्स बनेंगे। ये लीजिए, तो ये कितने आ रहे हैं बेटा, ये थे 12 इंटू 0.9 और ये हो गया 4 इंटू 0.9 मतलब 3.6, ठीक है, आराम से आ जाएगा, है ना, तो आराम से लिख सकते हैं आप, है ना। हाँ 10.8 सही है एकदम, और इसके देखो आप, इसके 3.6 आ रहे होंगे भाई, 4 इंटू 0.9 कितना 3.6 के आएंगे बेटा, हाँ सही है एकदम, फर्स्ट क्लास। 12 और 4 नहीं आएंगे, क्योंकि 12 और 4 आते एज पर स्टोइकोमेट्री, लेकिन यील्ड के 90% होने की वजह से एक्चुअल में आपको मोल्स कम मिलेंगे। वेरी गुड, शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। चलो होमवर्क निकाल लो मेरे बच्चों, होमवर्क निकाल लो। लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था बेटा, क्या दिया था मेरे बच्चों, होमवर्क निकालो। अब मैं आपको दोनों ही बता देता हूं, जो बच्चे बुक सॉल्व कर रहे हैं, पहले मैं शीट से बता देता हूं। नेक्स्ट क्लास होमवर्क बता दूं, एक मिनट बेटा, शीट को थोड़ा सा ठीक कर लूं, यस। आप नेक्स्ट क्लास होमवर्क कहां से मिल रहा है बेटा, मोल कॉन्सेप्ट शीट कैरियर विल के ऐप पर अवेलेबल है मेरे बच्चों। तो इसमें आपको एक्सरसाइज नंबर 1 में मैंने आपको मेरे बच्चों 1 से 20 बोला होगा, तो आपको अब नेक्स्ट क्लास में एफर्ट लगाने हैं, बिकॉज बीच में संडे आ गए, संडे आएगा तो आप फालतू बैठोगे, आप बोलोगे सर हम क्या करें, हमारे पास काम कम है, तो इसलिए काम लेके जाओ। तो आप 21 से लेकर नेक्स्ट क्लास में 40 तक सॉल्व कर सकते हैं, कितना 40। ये तो नेक्स्ट क्लास का होमवर्क हो गया। और आज का डिस्कशन में क्या बाकी है, टुडे डिस्कशन। तो आज के डिस्कशन में मैंने आपको 1 से 20 बोला था मेरे बच्चों, आप बोलोगे यस सर अभी करते हैं इसका डिस्कशन। तो ये तो आज का डिस्कशन है अपना, ठीक है, इस पर बात करेंगे। और डिस्कशन के अलावा जो मैंने बुक के लिए बोला था मेरे बच्चों, ये बुक मैं आपको पहले बता चुका हूं मेरी, इस बुक का जो 18th एडिशन है उसके हिसाब से मैं आपको होमवर्क बता रहा हूं, अभी नहीं, इसको मैं शीट डिस्कस करने के बाद करूंगा, ताकि तब आप एकदम चैंपियन बनने की स्थिति में आ जाएंगे। तो फिर हम एक साथ इसकी बुक का एक्सरसाइज नंबर 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है।
अभी तुम क्या कर सकते हो, तुमने अभी तक जितना स्टडी किया उसके अकॉर्डिंग अभी आप इस बुक में से आराम आराम से 1 से लेकर माई बुक एक्सरसाइज 1 रिपीट कर रहा हूं। नाउ यू कैन सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि अभी नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्लास यहां लिखा हुआ है, ये फ्यूचर होमवर्क है, ये फ्यूचर में डिस्कस होगा, ठीक है ना, फ्यूचर में डिस्कस करेंगे इसको। इसमें आप 1 से लेकर अब मेरे बच्चों 115 तक सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा वो ज्वाइन कर लें, उसमें भी उनको कुछ और इंटरेस्ट चीजें मिल सकती है। मैंने कहा था मेरे सक्सेस के 2 लेक्चर हैं, छोटे छोटे, सुनिएगा, अच्छा लगेगा। तो इस बुक को आप आराम से ले सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन अवेलेबल है मार्केट में, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये जेई मैन प्लस एडवांस के लिए आपको चैंपियन बना देगी बुक, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना। हाँ, आराम से कर लें, घबराए नहीं। जिनकी बुक 5, 10, 12 मई, 15 दिन मई तक आएगी, कोई टेंशन नहीं है। इसीलिए इस बुक का डिस्कशन फ्यूचर में लिखा हुआ है, इन फ्यूचर वी विल डिस्कस दिस बुक। अभी तो मैं बता रहा हूं कि हम इसका कितना प्रॉब्लम आज के बाद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम हमारे होमवर्क डिस्कशन पे आते हैं। आइए, मैंने आपको एक्सरसाइज 1 में 1 से 20 दिया था मेरे प्यारे बच्चों, तो प्रॉब्लम इजी थे। अब आपको किसी में डाउट हो तो पूछ सकते हैं। एक बच्चे ने 15 पे बटन दबा दिया, बुरी तरीके से खड़ा हो गया, ऐसा लगता है कीबोर्ड पे खड़ा हो गया है वो, तो ऐसे मत कर मेरे बच्चे, कई क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। देख रहा हूं मैं, बुक मंडे को आएगी। अच्छा, एक बच्चे ने 4 पूछा है, ठीक है, 4 भी बताता हूं बेटा। 4 में क्या हो रहा है बेटा, देखो 4, आराम आराम सीखो बेटा। खाली ग्लास का वेट है 50 ग्राम, 148 ग्राम व्हेन फिल्ड विद लिक्विड। तो आराम से देखो, मास ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा बेटा, टोटल वेट कितना है बेटा, पढ़ो इसको, 148 ग्राम। शुरू में खाली का वेट कितना था, आप बोलोगे सर 50 ग्राम, तो आपके पास 98 ग्राम लिक्विड का वेट हो गया, ठीक है। अब इससे वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो आपने जिस वेसल में इस लिक्विड को भरा है, तो आप जानते हैं लिक्विड का अपना एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो अब इसमें मास दे रखा है मेरे बच्चों 98, इसकी डेंसिटी कितनी है 0.98, तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम कितना आ गया बेटा 100 ml। तो आपने जब गिलास खाली था तो उसका मास था 40 ग्राम, लिक्विड भर दिया बेटा, वेट हो गया, ये दोनों का डिफरेंस ले लो, ये लिक्विड का वेट आ गया। लिक्विड के वेट को डेंसिटी से डिवाइड करो, उसका वॉल्यूम आ गया। अब ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बोले और ग्लास बोले एक ही बात है, क्यों, उस ग्लास में क्या भरा हुआ है, लिक्विड। तो आपके पास मेरे बच्चों दिमाग लगाने के बाद अब ये क्या आ गया मेरे बच्चों, इसका वॉल्यूम आ गया। अब तुमने इसमें क्या कर दिया बेटा, गैस भर दी। When filled with an ideal gas, ये भी ठीक है, आइडियल गैस भर दी, मतलब लिक्विड खाली कर दिया होगा आपने। आइडियल गैस समथिंग, डिटरमाइन द ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, मतलब आपको मोलर मास निकालना है मेरे बच्चों। तो आप बोलोगे सर ठीक है। और जब आपने इसमें गैस भरी तो आराम से देखो, मास ऑफ गैस क्या हो जाएगा 50.5। लिक्विड का रोल क्या था मेरे बच्चों, जिस बच्चे ने पूछा है, लिक्विड का रोल था उस ग्लास का वॉल्यूम निकालने में, अब वो हटा दिया, अब हमने उसमें गैस भर दी। खाली ग्लास का वेट कितना है बेटा 50 ग्राम, तो इसका मतलब जो बच्चा पूछ रहा है 0.5 ग्राम इज द मास ऑफ गैस। अब क्या करोगे मेरे बच्चों, ये बोलता है डिटरमाइन मोलर मास, तो अब क्या करोगे बिट्टू, पीवी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय एम आर टी। ये लो, ये सिखाया था मैंने। प्रेशर को आपको एटीएम में लेना पड़ेगा, वॉल्यूम को लीटर में लेना पड़ेगा, वेट आप मास में, मास जो है वो या वेट या मास बोल दें वो ग्राम में आएगा बेटा, ये सब सिखा रखा मैंने आपको। आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर केल्विन में आएगा, तो वैल्यू पुट करनी है बस केवल, ठीक है। प्रेशर बताना बेटा, प्रेशर 760 डिवाइड बाय 760 180 m, वॉल्यूम
100 ml को बेटा क्या लिखेंगे 0.1 लीटर और 0.1 लीटर, ठीक है, इज इक्वल टू W, वेट कितना है बेटा गैस का 0.5 डिवाइड बाय मोलर मास, द वैल्यू ऑफ R इज 0.0821, टेम्परेचर इज 300 केल्विन। तो यहां से जिस बच्चे ने पूछा उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आराम से लिख लीजिए, ठीक है, आराम से लिख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था, 4th इज गुड प्रॉब्लम। हाँ 15 बता रहे, शांति रखो बेटा, आराम से, एक बार में एक कोई बता सकते हैं, ठीक है। 15 आ रहा है स्क्रीन पे, देख रहा हूं 15 आ रहा है, हाँ ठीक, तो लीजिए सर। एक बच्चे ने 6 भी पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है बेटा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर V इज प्रोपोर्शनल टू N होता है, पढ़ाया था बेटा थ्योरी के अंदर मेरे बच्चे। तो तुझे क्या करना है, इन गैस के वॉल्यूम को मोल की तरह ट्रीट करना है, मोल की तरह ट्रीट करना है। तो अब आप आराम से बच्चों की तरह ऐसे मान लो कि तुम्हारे पास मीथेन के मोल्स 10 हैं, C2H2 के मोल्स भी 20 हैं और 30 मोल्स CO2 के, तो उससे क्या हो जाएगा, आप वॉल्यूम की जगह मोल ले लो। तो अब आपकी प्रॉब्लम आराम से जिस बच्चे ने पूछा उसकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। चलिए, ये बच्चे को याद नहीं रहा होगा, तो आप इस प्रॉब्लम में वॉल्यूम को मोल से रिप्लेस करके सिमिलर तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना हो जाएगा, है ना। मैंने 16 एडिशन के लिए नहीं बोला, मैंने बोला था 18th एडिशन, 18th नया एडिशन है, या फिर लास्ट ईयर का एडिशन 17th भी चल जाएगा, वरना क्वेश्चंस की सीक्वेंस मैच नहीं करेगी बेटा कभी भी, है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इसमें शायद ज्यादा हैं, पहले कम थे। चलिए 20 बता रहा हूं। अब देखिए 15 प्रॉब्लम पूछा है बच्चों ने, बहुत सारों ने 15, हाँ बता रहा हूं। तो 15 में क्या हो रहा है देखो, द टोटल वॉल्यूम इन लीटर कुड बी फॉर्म्ड बाय, एक 13 भी पूछा है किसी ने, देख रहा हूं है 13 में देख लो आराम से। 13 तो बहुत आसान है मेरे बच्चों, 2NH4NO3, ये तो बहुत आसान प्रॉब्लम हो गया भाई। इसको डिकम्पोज करोगे मेरे बच्चों तो ये क्या होगा, आपकी ये जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कौन बन रहा है, वाटर, ये सब 600 डिग्री पर होने की वजह से ऑल आर गैसेस, ठीक है ना। आपको मैंने लास्ट क्लास में बोला था 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर H2G क्या रहेगा, गैस, इस पे ध्यान देना है, वरना बहुत से बच्चे इसको H2L ले लेते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड 1 ATM पर या उसके ऊपर H2G जरूर रहता है, ध्यान रखें, ठीक। तो जिस बच्चे ने गलती करी होगा वो सॉल्व कर लेगा। अब तो बेटा बहुत आसान हो गया, मोल्स निकाल लेना है इसके मेरे बच्चे, तो इस हिंट की वजह से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 16 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ NH4NO3, बस। अब इनके मोल्स निकाल लो बेटा, और मोल से वॉल्यूम निकाल लेना, फॉर्मूला लगा देना क्या, PV = nRT, यही पूछा है इसने बस, हाउ मेनी व्हाट वॉल्यूम ऑफ समथिंग। तो आप क्या करना, PV = nRT लगा देना बस, एंड टोटल RT, अब सॉल्व हो जाएगा, ठीक। चलिए 17 बता रहा हूं बेटा, 17 पूछा है किसी ने, 17 क्या लिखा बेटा, एक कंपाउंड है पॉली क्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, ठीक है, PCB, बहुत बढ़िया। इसमें इंपिरिकल फॉर्मूला इसका दे रखा है C12HMC10 - M, ठीक है मेरे बच्चों, वेयर M इज एन इंटीजर, ठीक है, M इसमें एक इंटीजर वैल्यू आएगी मेरे बच्चों, ये भी ठीक है भाई। What is the value? And hence the empirical formula of the PCB that contains 58.9% chlorine by mass. Okay, तो इसको ऐसे करो, mass of chlorine divide by mass of compound, ठीक है मेरे बच्चों, into 100, किसके बराबर करोगे मेरे बिट्टू, 58.9, ओके। अब क्या करेंगे मेरे बच्चे, आराम से, ये 100, ये 58.9, मास ऑफ क्लोरीन सामने से लाओ बेटा, ये शायद मैंने गलत लिख दिया, Cl था ये, Cl, अब Cl लाओ, तो इसके 10
minus m. 1 mole this compound contain 10 minus m mole chlorine, तो into 35.5. ये लो बेटा. कार्बन का मास लाओ बेटा, 12 into 12. m का मास लाओ, h का मास, m into 1 हाइड्रोजन प्लस 10 माइनस m into 35.5. ये लो, यहां से आप m सॉल्व कर लेना. ठीक है, m ये जब सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से 4 आएगा, तो आपका कंपाउंड हो जाएगा C12H4C6. ठीक है, तो ये आपके पास इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आना चाहिए सोचो. 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा C6H2C3 सॉरी. ठीक है, आराम आराम से देख लीजिए. तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए. ये आ गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो वो पूछ रहा है क्या इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा ये बताओ. हेंस द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ पीसीबी. तो आप सोचो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो सकता है. तो आप बोलोगे सर C6H2Cl3. ये एम्पिरिकल फॉर्मूला आना चाहिए. अब आप इसको अगर और किसी वैल्यू से डिवाइड करोगे मेरे बच्चों तो ये फ्रैक्शनल हो जाएगा. तो हो जाएगा 15. बता रहा हूं बेटा, 15 तो बहुत इजी क्वेश्चन होना चाहिए. चेक कर रहा हूं. 15 इज एक्स्ट्रा ऑर्डर इजी प्रॉब्लम. 15 इज वेरी इजी प्रॉब्लम. 1 टन जो होता है मेरे बच्चों वो 1000 ग्राम होता है. तो ये तो बहुत आसान प्रॉब्लम है. कौन है यार ये लोग पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हैं. 15 में मनन पढ़ाई नहीं करता है बेटा. पावर प्लांट 47 टन ऑफ कोल है. ठीक है, तो आपके पास जो कार्बन है वो है 474 टन, मतलब इंटू 1000 ग्राम. बहुत बढ़िया. इफ द सल्फर कंटेंट ऑफ द कोल इज 1.3% बाय वेट. ये मोल से कि मास से, पहले चेक कर रहा हूं. मास दे रखा है बेटा. ओके, तो मास से चलो. मास ऑफ कार्बन. बहुत बढ़िया. अब मास ऑफ सल्फर निकाल लो. मास ऑफ सल्फर कैसे निकलेगा मेरे बच्चे. 4 दिस इंटू दिस इंटू इसमें कितना परसेंट है बेटा. 1.3%. 1.30 डिवाइड बाई 100. ये किसका वेट आ गया बेटा. ये मास ये केजी में आएगा. सॉरी 1 टन 1000 ग्राम नहीं, मैंने गलत लिख दिया यहां पर. बोला सही था, 1000 केजी होता है बेटा, है ना. तो ये हो गया 1000 केजी ये केजी हो गया. ठीक है, अब क्या करना है मेरे बच्चे. हाउ मेनी टन SO2 आर डम्प्ड. सल्फर और ऑक्सीजन की रिएक्शन से क्या बनता है बेटा. SO2. जितने मोल सल्फर के होंगे उतने मोल्स SO2 बनेगा. तो आप यहां पे क्या करना बच्चों की तरह मोल्स ऑफ सल्फर निकाल लेना. बस कैसे निकालोगे मेरे बच्चों. 474 इंटू ये इसको कैंसिल कर लो आप चाहो तो ये 10 इंटू 1.30 ये लीजिए. डिवाइड बाय क्या करोगे बेटा 32. ये सल्फर के मोल्स आ जाएंगे और यही क्या हो जाएगा. यही हो जाएंगे मोल्स ऑफ SO2. ठीक है, उसको चाहो तो बाद में टन में कन्वर्ट कर लेना, ये यूज कर लेना, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. ठीक है, चलिए हो गया खत्म. सारे प्रॉब्लम सॉल्व. 20 में कोई बच्चा पूछ रहा है एक मनन गंभीर. हे भगवान बेटा इजी प्रॉब्लम है 20 तो मेरे हिसाब से. तो आराम से देख लो. यहां पे बेटा ये चेक करना था और आपको मास को मोल में कन्वर्ट करना था. इसको भी यूज करना. 1 टन 1000 केजी के बराबर होता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखो बेटा. 20 कौन सा है भाई. ये तो बहुत इजी प्रॉब्लम होना चाहिए. 5.5 ग्राम सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन क्वांटिटी एनालिसिस 1.4 ग्राम ऑफ N, 3.6 ग्राम ऑफ कार्बन, 0.5 समथिंग H. ओके, तो ये तो आपको सॉल्व हो जाना चाहिए. 5.5 ग्राम. ओके, तो मेरे बच्चों इसमें क्या होता है, मैंने आपको सिखाया था कि ये जो प्रॉब्लम है इसके अंदर आपको सॉल्व पूरा करना पड़ेगा. ये 5.5 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड. ओके, ग्राम N. ठीक है, और ये क्या है 3.6 ग्राम ऑफ कार्बन भी दे रखा है और 0.5 ग्राम ऑफ ये भी दे रखा है. तो दिक्कत क्या है. मोल्स निकाल लो बेटा. इसमें क्या दिक्कत आ रही है. मोल्स ऑफ N निकाल लो. 1.4 डिवाइड बाय 14 ऐसे कर लो. मोल्स ऑफ कार्बन निकाल लो बेटा. 3.6 डिवाइड बाय 12.
मोल्स ऑफ H 0.5 डिवाइड बाय 1 कर लो, ये भी ठीक है भाई। अब इसमें क्या हो रहा है बेटा, आपके पास मोल्स ऑफ N कितना आ गया बेटा, आप बोलोगे सर मोल्स ऑफ N तो 0.1 ही आया यार इसमें तो, ठीक है। मोल्स ऑफ कार्बन बेटा 0.3 हो गया, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 0.5 हो गया। तो इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूले में कोई रैशनल फ्रैक्शन वैल्यू अवेलेबल नहीं होती है। तो मोल्स ऑफ N, आप क्या करो, मोल्स ऑफ N को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब मोल्स ऑफ N कितने हो गए बेटा 1, मोल्स ऑफ कार्बन कितना हो गया 3, मोल्स ऑफ H कितना हो गया 5। तो चेक करो मेरे बच्चों, आंसर क्या आ रहा है रे 20 क्वेश्चन का, देखो C3H5N सही तो आ रहा है भाई, सही तो आ रहा है मेरे बच्चे, C3H5N। इससे सिंपल प्रॉब्लम कहां से लाऊंगा मेरे लाल, किसने पूछा 20, वेरी इजी प्रॉब्लम। सर 7th एडिशन है मेरे पास, 7th एडिशन है तो 7th एडिशन काम चल जाएगा बेटा, चल जाएगा चल जाएगा। खत्म या और कोई प्रॉब्लम रह गया, 19th भी रह गया क्या, हे भगवान क्लास में करवाया था प्रॉब्लम, जो बच्चा पूछ रहा है उसको बता दूं कि ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था। करवाया था कि नहीं करवाया था बच्चों, याद करो, 19 क्लास में करवाया था ना, इस तरह क्वेश्चन क्लास में करवाया था मेरे लाल। इसमें क्या होता है 19, फिर भी हिंट दे दूं अगर बच्चा भूल गया हो तो, आपके पास कंपाउंड में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन रहा है, मतलब कार्बन जो कंपाउंड प्रेजेंट होगा वो इससे रिएक्ट करके CO2 बनाएगा बेटा। आप बोलोगे यस सर, तो तुम क्या करो मेरे बच्चे, CO2 के पहले मोल्स निकाल लो, ये सब क्लास में करा रखे हैं, ध्यान नहीं दिया होगा आपने, डिवाइड बाय 44। तो आप बोलोगे यस सर, तो ये 2 इंटू 10⁻⁻² मोल हो गए। ऐसी मोल्स ऑफ H2 निकाल लो मेरे बच्चे, तो ये हो गया मेरे बच्चों 0.18 डिवाइड बाय 18, तो ये हो गया सर 10⁻²। तो अब याद रखना है कि तुम्हारे कंपाउंड में जो हाइड्रोजन था मेरे बच्चों, वो नेचर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा होगा। कंबशन मैंने सिखाया था ना, ये O2 कहां से आती है, एयर में से। तो आपके पास जो वाटर बना है मेरे बच्चे, उसमें NH कितना हो जाएगा, 1 मोल H2O, 1 मोल H2 से बना होगा, और 1 मोल H2 में 2 मोल H हैं, तो इसको ऐसे लिखो 2 इंटू 10⁻⁻² मोल। ठीक है, ऐसे करो बच्चों की तरह। और जितने मोल्स कार्बन रहे होंगे, CO2 बने, उतने मोल्स आपके कंपाउंड में कार्बन थे बेटा। 2 इंटू 10⁻² मोल्स ऑफ H, 2 इंटू 10⁻²। अब क्या पूछ रहे हैं भाई साहब कि आपके पास, अब हम क्या करेंगे ये भी चेक कर लो कि मास ऑफ कार्बन कितना हो गया, अगर निकाल रहे हो तो मास ऑफ कार्बन हो गया बेटा 2 इंटू 10⁻² इंटू 44। तो मास तो आपको शायद जो है वो आपको दे भी रखा था मेरे ख्याल, CO2 का आपने मास निकाल लिया था। ठीक है, अब इसमें क्या है बेटा, हमारे पास आपको 0.88 ग्राम किसका मास दिया था, कार्बन डाइऑक्साइड का दिया था, तो ये भी ठीक है, तो वो आपके पास आ ही गया था, तो ठीक है। इसके अलावा आप चाहो तो मास ऑफ हाइड्रोजन भी निकाल लो। आप बोलोगे हाँ सर वो भी निकाल लूंगा, तो आप आराम से देखिए मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है बेटा, ये रहा 2 इंटू 10⁻² इंटू 1, तो ये तो आ गया बेटा 0.88, और ये आ गया 0.02 ग्राम। आप बोलोगे ये भी ठीक है सर, तो इन दोनों के मास को अपन चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं। आप बोलोगे हाँ कर तो सकते हैं सर, तो अब अपने पास इससे व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विच गिवन कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप आराम से इस प्रॉब्लम के साथ में आराम से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे कि इसमें N और H इक्वल रेशियो पे जाएगा। तो यहां पर देखो, यहां गड़बड़ कर रहे हैं अपन थोड़ा सा, ये कार्बन का मास निकाल रहे हैं अपन, CO2 के मोल्स आए बेटा, CO2 के मोल्स कार्बन के मोल्स के बराबर होंगे, इंटू 12 कर लो, तो ये कितना आएगा 0.24 ग्राम।
तो अब आप अगर इन दोनों का मास जोड़ोगे तो ये आ जाएगा मेरे बच्चों 0.26 ग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कोई नहीं है, और अगर कोई और नहीं है तो इसका मतलब NC और NH का रेशियो कितना हो गया बेटा? 1:1। ठीक है, ये 1:1। तो इसका मतलब तुम्हारा एम्पिरिकल फॉर्मूला CH का हो गया। ये क्वेश्चन अगर आपको ध्यान रहा हो तो ऐसा क्वेश्चन मैंने इलस्ट्रेशन में करवाया था, आपने ध्यान नहीं दिया तो हो गए सारे प्रॉब्लम फिनिश, आज का खत्म। या कुछ रह गया प्रॉब्लम किसी का? बोलो, किसी का रह गया? ये कोई कियान खेरा है, वो क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है। 10 तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना बेटा, जैसे अभी सॉल्व किए वैसे कर ले बेटा। 10th में क्या हो रहा है मेरे लाल? Chlorophyll, the green coloring matter plant something contains 2.26 gram of magnesium by mass. Calculate number of magnesium atom. ओके, तो क्या लिख रखा है बेटा? माई बाप बेटे, ये प्रॉब्लम जो अभी मैंने करवाया ना, 17 करवाया, उसी तरीके से ट्राई करो, सेम 17 तरह ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 17 जो अभी बताया वेट परसेंट से, उसकी तरह ट्राई करो। ठीक है, ट्राई करो, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और है शायद कोई। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 तो आराम से सॉल्व हो जाएगा बेटा। 14 तो वैसे ही हो गया ना, 100 ग्राम कंपाउंड मानोगे तो 10 तो अभी सिमिलर जो बताया 17 वैसे कर ले बेटा। 14 में मेरे बच्चों, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है 14। इसमें क्या है, अगर आप 100 ग्राम कंपाउंड मानोगे मेरे बच्चों, तो जिस भी बच्चे ने पूछा है उसमें किसका मास, आराम से पढ़ लेते हैं। 14 में कार्बन का मास कितना हो गया बेटा? मास ऑफ कार्बन। तो मास ऑफ कार्बन हो गया बेटा 100 ग्राम कंपाउंड का मास मानोगे तो कितना हो गया रे? क्वेश्चन कौन सा है? 14, 67.3 ग्राम। ठीक है, फिर मास ऑफ नाइट्रोजन निकाल लो मेरे बच्चों, ये कितना हो गया बेटा? मास ऑफ नाइट्रोजन है 4.6 बाय मास, तो 4.6 ग्राम हो गया। अभी क्या पूछ रहे हैं मेरे बच्चे? कैलकुलेट रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। अरे यार, कार्बन के मास से मोल्स निकाल ले मेरे बच्चे। ये ले 60.3 डिवाइड बाय 12, मोल्स ऑफ एन निकाल ले मेरे प्यारे बच्चे। 4.6 डिवाइड बाय 14, मोल्स का रेशियो होगा वही एटम्स का रेशियो होगा। वेरी इजी। क्या मेरे बिट्टू? 20 बता दो दिया? 20 बोल तो दिया, बता दिया पूरा प्रॉब्लम। और कौन सा रह गया भाई? सारे खत्म हो गए। चलो मेरे बच्चों, तो ये आ गया फर्स्ट क्लास। देखो, तो इसमें जो मोल्स का रेशियो होगा वही नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो होगा मेरे प्यारे बच्चे। तो जो बच्चे रेगुलर होमवर्क सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, उनको सब समझ में आएगा, और जो नहीं करेगा उसका मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, और हो गए खत्म? एटॉमिक स्ट्रक्चर तो बाद में आएगा बेटा। अच्छा, और कौन सा रहेगा चेक कर रहा हूं। 13 बता ही दिया मैंने आपको, उसमें 13 में H2O लेना है, बता दिया तो बता दिया ना मेरे बच्चे। ओके, कौन सा रह गया? फिनिश। 13 आ रहा है बार बार। 13 तो क्लास में बता दिया ना अभी। H2O बेटा, H2O लेना है 600 पर। नाइट्रो पहले मोल्स निकाल लो कंपाउंड के, फिर उसको डिकम्पोज करके N2O2 H2 सारे गैस बनेंगे, उनके मोल्स निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 13। अरे बता तो दिया भाई, 13 कितनी बार पूछेगा, है ना? ओके, और देख रहा हूं मैं किसी का स्क्रीन पे 11 नंबर भी आ रहा है क्या भाई? बेटे 11 और 12 तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। हाउ मेनी फ्लोरीन्स आर रिक्वायर्ड? स्टोइकोमेट्रिक बेटा, mg का मतलब मिलीग्राम। ठीक है, हाउ मेनी समथिंग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दिस ग्राम ऑफ दिस। अरे बेटा, क्वेश्चन तो बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 11 इज वेरी सिंपल। जिस बच्चे ने पूछा है, यू सॉलिड 3F2 से रिएक्ट कर रहा है बेटा, क्या बना रहा है? UF6 गैस। यही प्रॉब्लम है। हाउ मेनी फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 3.52 मिलीग्राम ऑफ यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। तो इसका मास दे रखा बेटा 3.52 इंटू 10⁻³ ग्राम। ठीक है, और उसमें फ्रॉम एन एक्सेस ऑफ यूरेनियम, ये एक्सेस में ले रखा है आपने, बहुत बढ़िया। तो ये बोलते हैं कि आपको फ्लोरीन कितने मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो तुम क्या करो बेटा, पहले मोल्स निकाल लो।
मोल्स किसके निकाल लो, मोल्स ऑफ UF6 3.52 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय इसका मोलर मास लाओ बेटा, दे रखा है 352, ये लो, इसके मोल्स आ गए, इसके मोल्स से अब आप सोचो मोल्स ऑफ F2 रिक्वायर्ड, क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना आ रहा है बेटा, देखो आप बोलोगे सर ये 3.52, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 10⁻, चेक कर लो, -5, आप बोलोगे हाँ सर। अब मोल्स ऑफ F2 रिक्वायर्ड 3 इंटू 10⁻⁻5, ये लो, मोल्स को मेरे बच्चे किसमें कन्वर्ट करना है, चेक करो, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछा गया है हाउ मेनी फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स, ओके, नंबर ऑफ, बेटा इतना सिंपल प्रॉब्लम था, किसने पूछा था ये, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ F2, तो क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, दिस इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, खत्म। इस स्वास्तिक बेटा क्वेश्चन नंबर 12 बता तो दिया क्लास में, क्वेश्चन नंबर 12 बता तो दिया भाई, अभी बताया था ना 12 में आपको, अच्छा 12 दूसरा है क्या, अच्छा ठीक है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर रिक्वायर्ड इन दिस रिएक्शन टू प्रोड्यूस, तो ये तो लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पर वैसे ही कर लो, ये लो 3, या उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, चेक कर लेते हैं, 3NO2 गैस प्लस H2OL कन्वर्टिंग इनटू 2HNO3 एक्वस प्लस NOG, आराम से देख लो, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक स्टोइकोमेट्रिक प्रॉब्लम, अपने आप सॉल्व करो इनको, तो बेटा इतने सारे कर रखे हमने प्रॉब्लम, इस तरह के इजी प्रॉब्लम मत पूछा करो बेटा, क्लास का टाइम खराब होता है ना। हाउ मेनी ग्राम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड, ये पूछ रहा है मेरे बच्चों, ये लीजिए, और उसने दे रखा है आपको इसका मास, तो क्यों नहीं हो रहे भाई प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम है, ये लो, इसका मास लिख दो यहां पर 25.2 ग्राम, मोल्स निकाल लो, कैसे निकलते हैं, 25.2 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ HNO3 लिखना है यहां पे। अब उससे मोल्स देखो कि मोल्स ऑफ NO2 कितने रिक्वायर्ड होंगे, आप सोचो जितने इसके मोल्स आएंगे उससे 1.5 टाइम्स मोल्स NO2 के आ जाएंगे। इतने सिंपल प्रॉब्लम क्यों पूछते हो भाई, वाई यू आर वेस्टिंग टाइम ऑफ क्लास, इतने सिंपल प्रॉब्लम पूछते हो। क्वेश्चन नंबर 2 भी रह गया, हे भगवान, लो क्वेश्चन नंबर 2 भी रह गया भाई, आराम से इसको भी देख लो बेटा। एटॉमिक वेट A और B का दे रखा है 20 और 40, x ग्राम A है मेरे बच्चों, ठीक है सर, x ग्राम अगर A है, x ग्राम A कंटेन्स, क्या दे रखा है, y एटम्स, ओके। तो अब तुम क्या करोगे मेरे बच्चों कि ये कंटेन, ये लिखा हुआ है यहां पे x ग्राम कंटेन्स y एटम्स, इसका मीनिंग क्या है मेरे बच्चे, सामने देखो, x डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ A लो, मोलर मास ऑफ A करने से क्या होगा, मोल्स आ जाएंगे, मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो ये y के बराबर आना चाहिए, वेरी सिंपल। अब x डिवाइड बाय A का मोलर मास क्या है 10 इंटू Na की वैल्यू याद ही है, जरूरत भी नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से, लेकिन अपन शॉर्टकट में Na लिख देते हैं, ठीक है, ये y, ओके। तो x बाई 10 इंटू Na की वैल्यू क्या आ गई बेटा, y आ गई। अब तुम आराम सीखो, अच्छा क्वेश्चन था लैंग्वेज के हिसाब से। अगला लिखा है इफ x ग्राम ऑफ A, ये तो हो गया, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 2x ग्राम ऑफ B, आराम सुनना बेटा, 2x ग्राम ऑफ B। अब इसमें बात करनी है, तो देखो 2x डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ B करो इंटू Na कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, आपने जो लिखा उसके अकॉर्डिंग, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 2x ग्राम ऑफ B, 2x डिवाइड बाय इट्स मोलर मास, क्या आ जाएंगे बेटा, मोल्स, मोल्स इंटू Na क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स, तो ये नंबर ऑफ एटम्स के बराबर हो गया। अब तुमको क्या करना है मेरे बच्चों कि MB कितना है बताओ, मोलर मास है 20 इंटू Na इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स। तो इसको आप देखो, ये सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो मेरे बच्चों, सिंप्लीफाई करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, x बाई 10 इंटू Na। अब x बाई 10 इंटू क्या है, नंबर ऑफ एटम्स के बराबर बिट्टू, किसके,
बी के x/10 इंटू एन की वैल्यू क्या है मेरे बेटे, y, तो इसका मतलब y आपका आंसर हुआ ना। घूम गए जरा से प्रॉब्लम में जिसमें मोलर मास वगैरह दे रखे थे। ठीक है बच्चों, चलो तो आज के प्रॉब्लम समाप्त हुए मेरे बच्चों, लगभग सारे ही पूछ डाले आपने। खुश रहो, मस्त रहो। और फंडामेंटल प्रॉब्लम बेटा देखो, जैसे किसी ने पूछा ये प्रॉब्लम, यार बेटा थोड़ा सोचो यार, पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मोल्स निकालने, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मोल्स मॉलिक्यूल सब सिखा दिए मेरे बच्चों, तो इनका थोड़ा ध्यान रखें आप, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, जो होमवर्क दिया उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब दोबारा से ट्राई करिएगा ना। अब जो प्रॉब्लम इजी बचे हैं वो अपने आप कर लीजिए,